देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हमारा आपका साथ होगा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। बहुत सारी अहम खबरें होंगी, बातें होंगी, तबसरे होंगे, तज्जिए होंगे। आज की टॉप स्टोरीज पर सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। कल हमने देखा बिलावल भुट्टो साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट नहीं हूँ। हम जो है वो नून लीग का साथ देंगे और हम बाकी जो सूबे में जहाँ पर हमारी अक्सरियत है वहाँ हुकूमत बनाएंगे। और उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब में ये सलाहियत है कि वो मुल्क को बहरानों से निकाल सकें और पीपल्स पार्टी ये चाहेगी कि वो सदर मुमलिकत का ओहदा संभालें। सेनेट और कौमी असम्बली में जो आइनी ओहदे हैं उन पर पीपल्स पार्टी को अपने उम्मीदवार खड़े करने का हक हासिल है। इसके अलावा हम ये कोशिश करेंगे कि जो स्पीकर की सीट है उस वो लें। बाकी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उसमें हम अभी इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन हाँ अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाएगी तो हम उसमें ज़रूर उनका साथ देंगे। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली जो है वो कल स्टेटमेंट जारी कर दिया है। इसके अलावा हमने देखा कि शहर में जो जो एक्टिविटीज़ हुई उस पर भी बात करेंगे। मुल्क भर में क्या हो रहा है वो भी हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन हमने देखा कि निगरां वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के जो है उन्होंने बाज़ल सिद्दीकी शहीद ताइक्वांडो चैम्पियनशिप में जो है वो शिरकत की और ये चैम्पियनशिप का इनेकाद किया गया जिसमें खुसूसी बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आप फुटेज में भी देख रहे हैं। हर साल इस ताइक्वांडो चैम्पियनशिप का इनेकाद किया जाता है और तकरीब का इनेकाद जो है वो स्काउट्स ग्राउंड में किया गया और सिद्दीकी मेमन हॉल है जहाँ पर आप ये देख रहे हैं मनाजर भी। फ़हीम सिद्दीकी साहब को भी देख रहे हैं, आज भी हमने उनको मदऊ किया है और आप देखेंगे भी बाज़ल सिद्दीकी फ़हीम सिद्दीकी साहब के बेटे हैं और उनकी याद में उन्होंने ये टूर्नामेंट का इनेकाद करते हैं। तो इस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे कि कैसा इवेंट रहा। और मुझे बुलाया नहीं फ़हीम भाई ने, तो मैं ज़रूर आती तो ज़रा फ़हीम भाई से भी दो हाथ कर लेते। उसके साथ साथ मुल्क की मईशत के लिए भी एक अच्छी खबर है कि पेट्रोलियम लिमिटेड को एक और कामयाबी हासिल हो गई है। PPL सिंध को हाला रीजन के आदम 2 कुएँ से तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं। तेल और गैस के ज़खायर मिलने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन ये ज़खायर अब ये माली ज़ख़ीरे में कब तब्दील होंगे ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार हम देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए भी अच्छी हैं, पाकिस्तान की मईशत के लिए भी अच्छी हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के लिए कब अच्छी साबित होंगी सवाल ये होगा। साथ साथ मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद के हमरा ईसा नगरी को पीने के पानी और सेवरेज लाइन डालने का जो संगे बुनियाद है वो रख दिया है और 30,000 से ज़ायद की आबादी है उसको पानी पीने की बुनियादी सहूलत मैसर आएगी, मेयर कराची का ऐसा कहना है। उसके अलावा अदालत ने इलेक्शन कमीशन को कराची से कौमी और सूबाई असम्बली की 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया है और सिंध हाई कोर्ट ने तमाम जो दरखास्तें थी वो निपटा दी हैं। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम दरखास्तों पर फैसला करे, ये अदालत ने हुक्म जारी किया है। आपको सारा कानून मालूम है, अदालत का ये कहना है, चीफ जस्टिस साहब का ये कहना है, मगर असल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की गुडविल होनी चाहिए, तो आप ये जल्द अज जल्द तमाम केसेस निपटा सकते हैं। डेडलाइन दे दी गई है 22 फरवरी तक जो है वो तमाम जो दरखास्तें हैं उनको इलेक्शन कमीशन को निपटाने का टास्क दिया गया है। उसके अलावा KMC और जो बैंक अफसरान हैं वो उनको पेंशन्स उनकी नहीं मिल रही हैं और ये काफ़ी टाइम से हो रहा है, जिसकी वजह से वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो तकरीबन 31 जनवरी को बल्दिया उज़्मा की जानिब से 40 करोड़ से ज़ायद की जो रकम है जो कि माहाना पेंशन की मद में जारी कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको नहीं मिल रही है। क्या माजरा है इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा निगरां वज़ीर सेहत ने तफसीलात तलब की हैं इस हवाले से कि सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने वाले आलात और इंतजामात का फुकदान है और क्यों है, इन चीज़ों को रेगुलेट कराया जाए। इस हवाले से उन्होंने सवाल किया है कि ऐसा क्यों नहीं है कि अब तक आग लगने के 12 वाक़यात पेश आ चुके हैं लेकिन ये जो इंतजामात हैं वो नहीं किए गए हैं, इस पर सब हैं। इसके अलावा कराची से ताल्लुक़ रखने वाले 18 टेनिस प्लेयर इस्लामाबाद में जो है वो इंतकाल कर गई और ज़ैनब अली नकवी उनका नाम है जो कि IT टूर्नामेंट के लिए कराची से इस्लामाबाद गई थी और पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन की जानिब से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि ज़ैनब अली नकवी मैच खेलकर नहाने गई, जब काफ़ी देर तक वो वापस नहीं आई बाहर तो वॉशरूम का दरवाज़ा तोड़ा गया और देखा गया तो वो वहाँ पर ज़िंदा हालत में नहीं पाई गई, मुर्दा हालत में पाई गई। तो तमाम जो मैचेस हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं और तमाम जो साथी खिलाड़ी हैं उन्होंने भी 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की और इज़हार अफसोस किया है। वेलकम करते हैं हमारे मेहमानों को शो के अंदर और हमारे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट भी मौजूद है। मीर साहब वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। ऑल गुड, सब बेहतरीन। हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फ़हीम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? दूसरी बार बोल रही हैं आप, हैप्पी बिलेटेड बोलती हैं तो मुझे लगता है आप हैप्पी वैलेंटाइन बोलना चाह रही हैं। मैं क्यों बोलूं आपको वैलेंटाइन डे, आपके वैलेंटाइंस डे तो देखिए ये क्या बात हुई।
मोहब्बत आप जो है मुझे कि एक किसी मिनट जिनसे एक मुखालिफ मिनट से होती है नहीं, क्या? रुक ये जाए, क्या बात नहीं, कर नहीं। दी आपने यार? मोहब्बत तो एक हम ऐसा तो है ही जज्बा है वैसे भी सबके लिए। जिनसे मुखालिफ होगी तो होगी भी, तो मुखालिफ ही होगी। एक चीज, दूसरी बात ये कि क्या कहते हैं, आप मुझे कभी कहें अनूशे, कभी जो है आयशा, कभी कहते हैं शाइस्ता, कभी कुछ, अच्छा, तो भाई तो ये कई लोगों को आप में देखते हैं। फिर चारे मैन को वैलेंटाइन विश करो, ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए भाई। नहीं, मैं तो देखिए कॉफी खो मोहब्बत तो गई। भाई कॉफी आप पिए चले हो गई। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ ये तो एक ऐसा जज्बा है जो आप किसी से भी इजहार कर सकते हैं यार। हाँ, माँ बिल्कुल। बाप बहन भाई दोस्त सबसे किसी आप से भी कह हो दें सकता मुझे, है। मैं बिल्कुल भी नहीं माइंड नहीं 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 नहीं, मैं आपको क्यों बोल दूं? मौसम मौसम नहीं रहेगा मेरे लिए। मोहसिन ने मुझे सुबह ही सुबह जो है ना वो कह दिया है। चले सबको जो है सब मोहब्बत भरा दिन जो है वो गुजारें, अच्छी तरह से गुजारें और एक दूसरे के लिए जो है दिल बड़ा करें, दिलों में गुंजाइश होनी चाहिए। मैं ख्याल है आज जो है ना हैप्पी वैलेंटाइन डे जो है ना वो नवाज शरीफ को इमरान खान को कहना चाहिए, हाँ। बिलावल भुट्टो को जो है नवाज शरीफ को इमरान खान को कहना चाहिए, तमाम सियासतदानों को आज जो है ना एक दूसरे को हैप्पी वैलेंटाइन नहीं, डे एक बंदे को सबको कहना चाहिए। इसके ऊपर जो है ना थोड़ी सी बहस हो बल्कि सकती है। ऐसा करने के पूरी निछावर जी बस उन्हीं को वो अगर कह देंगे ना तो फिर मेरा ख्याल है बात सीधी हो जाएगी, हाँ, पूरे मुल्क जो है ना वो बागो बाग बागो बाहर हो जाएगा। यस। तो खैर कैसी रही चैंपियनशिप? आपने मुझे इनवाइट भी नहीं किया। देखें चैंपियनशिप बहुत अच्छी रही, मुस्तकिल 14वां साल है जो हम ये चैंपियनशिप करा रहे हैं बाजिल के नाम से। और मैंने जब ये वाक़या 2009 में हुआ तो पहली चैंपियनशिप हमने 2010 में बाजिल के द फ़हीम स्कूल की छत पे कराई थी, जिसमें सिर्फ 4 स्कूल आए थे, इंटर स्कूल्स कराने की कोशिश की थी। उसके बाद हमने इसे जो है आर्ट्स काउंसिल में कराया, उसके बाद हमने इसे जो है सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में कराया, फिर हम जो है अब ये बॉय स्काउट्स एसोसिएशन में करा रहे हैं। और ये हर दफ़ा उसकी वजह ये बनी कि हमें बड़ी जगह चाहिए थी, हमें बड़ी जगह चाहिए थी। इस दफ़ा माशाल्लाह से हमें 2 दिन पहले जाना पड़ा है इसे। हमने इंटर क्लब्स अलग कराए हैं, इंटर स्कूल्स अलग कराए हैं। सीएम साहब कल आए थे इसमें और वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुतासर हुए और उन्होंने कहा कि बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और बेसिकली है क्या, मेरा ये है कि ज़ाहिर एक सानिया था जिसमें बाजिल समेत 48 लोग जो हैं वो शहीद हो गए और मेरी भांजी भी थी उसमें अंजलना। मैं जो हूँ ये देखता हूँ कि उस इवेंट में जो बच्चे खेलते हैं और साल से खेल रहे हैं, अब तक जो है वो हज़ारों बच्चे इस इवेंट से में शिरकत करके जो है वो अपने घरों में ट्रॉफ़ी लेके जाते हैं, अपने घरों में मेडल्स लेके जाते हैं, शील्ड्स लेके जाते हैं। इन सब के ऊपर बाजिल का नाम, बाजिल की तस्वीर होती है, बाजिल घरों में लोगों के दिलों में मौजूद है। और दूसरी बात ये कि तमाम बच्चे मेरे लिए बाजिल और अंजलना है। और जो मज़े की बात, जो मेरी अचीवमेंट मैं समझता हूँ, इसे मैं कहूँगा कि हम चूँकि स्पेशल बच्चों को इस चैम्पियनशिप में बहुत ज़्यादा मौका देते हैं, तो वो बच्चे जिन्होंने पहली बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा हमने तो इसको खेलना है, वो खेलते 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 पिछले साल जो है स्पेशल ओलंपिक जो जापान में हुए वहाँ पे उन्होंने शिरकत की और पाकिस्तान के लिए 5 गोल्ड मेडल वो बच्चे लेकर आए जिन्होंने इस चैंपियनशिप से शुरू किया था। ज़बरदस्त। तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। ताइक्वांडो, ज़ाहिर है मेरा बेटा जो है ताइक्वांडो का प्लेयर था, 6 साल की उम्र थी। लोग कहते हैं 6 साल की उम्र में क्या खेलता होगा, लेकिन अगर मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊं तो वो बेहतरीन प्लेयर था 6 साल की उम्र में ताइक्वांडो का। और ज़ाहिर है उस सितंबर में वो चैंपियनशिप हुई थी जो उसने जीती थी और उसके बाद दिसंबर में जो है वो शहीद हो गए। तो हमने इसको सिलसिले को जारी रखा है और कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरह से हम करते रहें, मज़ा आता है और चलता रहेगा आइंदा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला। ये कहते हैं ना कि कतरा कतरा भी अगर आप अपना इनपुट कोशिश करते हैं तो वो जाता है और वो एक बड़ा तनावर दरख्त बन जाता है। और ये हम चीज़ देख भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। आपने ओलंपिक्स का बताया, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। बड़ी नाइस, ज़बरदस्त, गुड जॉब। नहीं, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ठीक है एक हादसा है लेकिन आपने उसको एक एनर्जी में तब्दील किया। बेशक, और लोगों के लिए एक मैसेज है और कि दूसरों जिंदगी को रुकती नहीं है, जिंदगी का काम रुकता नहीं है। वाकया हुआ है, एक ये भी होता है ना, बंदा अफसोस में तो होता ही है, ऑब्वियसली होता है, वो एक नेचुरल सी बात है, लेकिन आप इंस्पायरेशन बना देते हैं उसको दूसरों के लिए। तो ये मेरा ख्याल है आपकी बड़ी अच्छी एक और चीज़ है ना कि देखिए हम लोग फहम भाई कितनी यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, आप लोगों के साथ तो हम हार्डकोर न्यूज़ और ये सब इशूज़ डिस्कस कर रहे होते हैं, लेकिन अगले सेगमेंट्स में मैं हमेशा इस तरह के टॉपिक्स रखती हूँ कि देखें मोटिवेशन चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए लोगों को। तो ये असल चीज़ें हैं जहाँ से आप इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ले सकते हैं कि आपने रुकना नहीं है और ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। और उनको किस तरह से, आपने बहुत अच्छी बात की मेरे सामने कि किस तरह से आपने नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में तब्दील करना है। दैट्स हाउ यू लिव। मैंने जब अपना ये हादसा हुआ 2009 में, तो ज़ाहिर है मैं बेड पे चला गया था, खुद मैं भी बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ था। तो कई महीनों के बाद जब मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया
तो मैंने उसी जगह से शुरू किया जिस जगह पे हादसा हुआ था, सान्या हुआ था, और जहाँ मैंने अपने बच्चों की जो है वो लाशें पड़ी देखी थी। सुबह सुबह इतनी हार्डकोर बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस बताने का मकसद इसके पीछे ये है कि मकसद क्या था वहाँ से प्रोग्राम शुरू करने का। वो ये था कि लोगों को ये मैसेज देना है, वो तमाम लोग जो इस वाक़े में शहीद हुए जिनके प्यारे, या दहशतगर्दी के दीगर वाक़यात में जिनके प्यारे शहीद हुए, कि ज़िंदगी का काम रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, ठहर मत जाना, आगे बढ़ो। और यही बेसिकली मैसेज था कि जिसकी वजह से उसके बाद मैंने जब अपना प्रोग्राम में कर रहा था, वो उसने, मैं समझता हूँ कि बुलंदी जो एक टारगेट था वो उसने अचीव किया। और बड़े उस पे जाके मैंने जो है उसे फिर एक स्टेज पे ख़त्म किया, बंद किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग आज भी मुझे उस नाम से जानते हैं और पहचानते हैं। और बाज़िल और अंजलना भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस हवाले से कि हमने सिर्फ यही नहीं कह रहे, आपके प्रोग्राम का टाइम ले रहा हूँ, ज़ाती बातें कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक ये भी है कि हमने बाज़िल और अंजलना के नाम से एक ट्रस्ट बनाया, ABS के नाम से, अंजलना बाज़िल शहीद एजुकेशन ट्रस्ट। और उसके तहत जो है हमने स्कूल खोले और हम सुरजानी टाउन जैसा इलाका हमने जो है वो चूज़ किया, और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम स्कूल चला रहे हैं, जहाँ हमारी कोशिश है कि वहाँ के लोगों को, जहाँ लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो पेट भर लें, रोटी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ हमारी कोशिश है कि हम लोगों को कुछ दे दें, ये सदका जारिया है। देखिए, हम बात ये कि हर बंदा अपनी अपनी कैपेसिटी में कुछ कुछ करता रहे तो सोसाइटी में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब कहने को ताइक्वांडो भी कुछ नहीं है, ये तो आप जो है वो नमक से भी कम बराबर बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, बट देन अगेन जिनको करना है वो ताइक्वांडो में जिनका इंटरेस्ट है उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हैट्स ऑफ टू यू फ़हीम सिद्दीकी साहब, जोक्स अपार्ट सारी चीज़ें, लेकिन आपकी एक लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है और ये सेक्रीफाइसेस आसान नहीं होते, बट कंटिन्यूटी है, सबसे बड़ी चीज़ है कंटिन्यूटी है। यस, वेरी नाइस। तो कंटिन्यूटी तो हमें नजर आ रही है, हुकूमत में भी नजर आ रही है कंटिन्यूटी। और बिलावल साहब ने जो है कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया, आपने भी देखा होगा सर, आपकी क्या राय है उस पर? कहते हैं कि मैं कैंडिडेट नहीं हूँ, जबकि नाम आ रहे थे कि बिलावल साहब भी जो है मजबूत उम्मीदवार हूँ। और साथ साथ हम इसमें को भी ये भी डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज साहिबा जो है वो फर्स्ट फीमेल जो है वो CM बनने जा रही है। हाँ, उनका नाम नॉमिनेट हुआ है। अच्छा, सबसे पहले ये है कि जिस वक्त हम कैंपेन देखते हैं ना, खासतौर पर पीपल्स पार्टी की कैंपेन बहुत ज़्यादा चली और बिलावल साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो जलसे किए। बिल्कुल। तो वो आखिर में उन्होंने ना ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि हम आज़ाद लोगों के साथ मिलके जो है ना हुकूमत बनाएंगे, ये आपको याद है। तो अब ये है कि लेकिन हमने ये देखा कि जिस वक्त आज़ाद जो है बैक्ड बाई जो है वो PTI है, और वहाँ पे जो एक सूरत हाल है, जो उनका मूड है वो इस तरह नहीं है कि वो शिफ्ट ले जाएंगे। और उन्हें ये नहीं नज़र आया कि ये आज़ाद लोग जो हैं उनको लेना बड़ा आसान है। देखें, एक बंदे ने जो है ना लाहौर में इस तरह वो किया है कि वो नून ज्वाइन की है, उसके ऊपर वो पूरी PTI का सोशल मीडिया सरगर्म है, और मेरा ख्याल है मुश्किल ही हो जाएगी उसके लिए मूवमेंट करना। बिल्कुल ऐसे। और पहले भी हमने देखा कि जो लोग 22 लोग जो हैं जिन्होंने PTI छोड़ी थी और वो गवर्नमेंट PDM की बनी थी, वो लोग जीत भी नहीं सके, और उनके साथ भी बहुत जो है ना वो सबसे बड़ी मिसाल तो इस वक्त जहांगीर तरीन की है और उनकी है, खटक साहब की। तो इसका मतलब है पब्लिक का ना मिजाज में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आ गई हैं। पब्लिक जो है उनमें शायद बात करने की और कहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने देखा कि ये आज़ाद लोगों को हासिल करना कोई आसान नहीं है। अब खबरें आती थी कि जरदारी साहब जो है वो 30 आज़ाद जो है ऐसे ही उठा लेंगे और 40 आज़ाद उनके राब्ते में हैं, फलां हैं। तो इसका मतलब है मुश्किल होगी, सूरत हाल मुश्किल होगी। तो इमरान खान साहब के जो भी लोग जो जीते हैं, जो उनकी जो है उनकी ग्रिप जो है मेरा ख्याल है इस हवाले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वोट इमरान खान के नाम पे मिला है। तो पब्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है अपने लीडर के साथ, और वो चेक है मेरा ख्याल है अपने जितने भी मेंबरान असम्बली है। तो इसलिए बिलावल साहब ने महसूस कर लिया, पीपल्स पार्टी ने महसूस कर लिया कि ये मेरा ख्याल है इट्स नॉट ए जोक कि हम एकदम जो है 30-40 लोग हमारे साथ आ जाएं और हम जो है ना एक बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आ जाएं और फिर हम बारगेन कर लें। फिर वो शायद कर सकते थे प्राइम मिनिस्टरशिप का। अब उन्हें नजर आया। फिर एक चीज़ तो ये है, इसको इस तरह देख रहे हैं जी। दूसरा ये है कि फैसले सियासी पार्टियां जो हैं वो कम ही करती हैं, कहीं और हो रहे होते हैं। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो मॉडल है पाकिस्तान में पॉलिटिक्स का और गवर्नमेंट फॉर्म करने का, वहाँ पे भी ये बात बड़ी देर से कहीं सुनने में आ रही थी, बहुत से ज़राए से सामने आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकेंगे, और शहबाज शरीफ साहब एक फेवरेट हैं। अच्छा। और मरियम साहबा भी जिस सीट के लिए नॉमिनेट हुई हैं उसके लिए फेवरेट हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो है ना वो उनका आप देखें कैंपेन के दौरान नवाज शरीफ साहब इतने हशाश बशाश नहीं थे,
कुछ बहुत ही ज्यादा जो है ना उनका Supportive फेस जो role था में ना, दिखाया। उनका फेस जो था ना वो कुछ इतना, मैंने खास तौर पे ऑब्जर्व किया उन्हें जब वो हाफिजाबाद का जलसा कर रहे थे और इतनी यानी कि ना उनके फेस के ऊपर तनाव था, तो मैंने कहा यार ये प्लेजेंट फेस नहीं लग रहा कि जो एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी हो। जी जी तो लिहाजा कुछ सिग्नल्स थे उनके पास ऑलरेडी कि शहबाज शरीफ साहब ही जो है वो काबिल कबूल हैं या मंजूर नज़र हैं। सही। तो अच्छा, अभी और इसलिए भी फिर चीज़ें उन्होंने बड़ी नाम इस वापस ले लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम है जिसका इंदिया बिलावल साहब ने दिया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगी, फ़हीम साहब से भी करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले हम बात कर रहे थे बिलावल साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से। बिलावल साहब ने जहां पर एक तो ये इंदिया दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए विलिंग नहीं है और ना ऐसा कोई जो है वो तमाम जो खबरें उनको भी रद्द किया। साथ साथ उन्होंने ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जैसे अभी हमने आपने ही जिक्र किया था फ़हीम भाई स्टार्टिंग में कि PDM 2 बनने जा रही है, हो सकता है कि PDM 2 हम वही चैप्टर्स देखें। और फिर एक और चीज़ उन्होंने दोहराई है कि हम देखेंगे, ये अल्फाज हैं बिलावल साहब के, कि हम देखेंगे कि ये हुकूमत किस तरह से चलती है, ये किस तरह से परफॉर्म करते हैं, और अगर परफॉर्म नहीं करती है तो फिर हम ये चैलेंजिंग होगा और फिर हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट को हम फिर भी अभी शायद ना देखें। बात ये है, एक आ रही है दरार जो है ना इस स्टेटमेंट से, या नहीं है ऐसा? देखें जो इलेक्शन कैंपेन होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। उस वक्त जो है वो यही होता है कि जनाब अगर आप इस बयान से हट के देखें तो आपको शाजिया मरी की, फैसल करीम कुंडी की और दीगर PTI पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान मिलेंगे कि बिलावल जो है वो आइंदा के वज़ीर आज़म हैं। अगर आप मुस्लिम लीग नून की तरफ जाएँ तो आपको जो है वो अखबारी इश्तिहारात मिलेंगे जिनमें जो है वो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म। तो ये इलेक्शन कैंपेन की हद तक होता है। असल सूरत हाल उनके सामने अब आ चुकी है कि जनाब वो कहाँ खड़े हैं, उन्हें पता चल चुका है कि उनकी स्टैंडिंग क्या है। लेकिन पीपल्स पार्टी इस वक्त जो चाहती है उसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो आइनी ओहदे चाहती है। वो कहते हैं कि स्पीकर कौमी असम्बली हमारा होना चाहिए, सदर का आइनी ओहदा हमारा होना चाहिए, एक्सक्यूज़ मी, बलूचिस्तान का वज़ीर आला उनकी कोशिश है कि वो हमारा हो। तो वो आइनी ओहदे लेकर जो है वो एक पीपल्स पार्टी का फेस जो है वो दिखाना चाहते हैं गवर्नमेंट में कि हम यहाँ खड़े हैं। अब आपकी अगली बात कि जनाब ये गवर्नमेंट जो है वो चलती नज़र आ रही है नहीं आ रही है। अभी तो आपसे थोड़ी देर पहले मैं साहिर के शो में भी इसके ऊपर बात कर रहा था। देखें जो इस वक्त एक फार्मूला बन रहा है वो ये है कि जी हम जिस जमात के पास जो है वो ज़्यादा सीटें हैं वो 3 साल हुकूमत कर ले, जिसके पास कम है वो आइंदा के 2 साल हुकूमत कर ले। ये सब ठीक है, मैं कहता हूँ इस सारे फार्मूले पे आप अमल कीजिए, 5 साल हुकूमत लाजमी कीजिए, चलाना चाहिए हुकूमत को। लेकिन खुदा के लिए इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि आपके सामने इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस हैं। आपके पास इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज मईशत का है। अभी आपको IMF के साथ जो है वो जायज़ा इजलास करने हैं, एक $1.2 बिलियन आपको IMF से लेने हैं और उसके बाद आपको मईशत की बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम करने हैं। और मईशत की बेहतरी में जो सबसे अहम रोल जो होगा वो यही होगा कि आप डॉलर के प्राइस बढ़ाएंगे, आप जो है वो गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाएंगे, आप मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस लगाएंगे। आवाम को रिलीफ नहीं मिलता नज़र आ रहा मुझे आगे, तो इसके लिए मिल के बैठना पड़ेगा। नंबर 2 सिक्योरिटी, आपने देख लिया कि क्या मुल्क में अभी कुछ दिन पहले तक क्या सिचुएशन थी, आपको इलेक्शन जैसे इवेंट के ऊपर मोबाइल सर्विसेज बंद रखना पड़ी। नंबर 3 इज़ माहौलियात, इन्वायरमेंट इस वक्त आपका बहुत बड़ा चैलेंज है। लास्ट ईयर की बात है ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था मुल्क में, इतना सैलाब के बाद जो है सिंध जो है वो महीनों जो है वो डूबा रहा था और आप दुनिया को जो है वो तस्वीरें दिखाकर उससे कह रहे थे कि हमारी मदद की जाए। अरे भाई माहौलियाती तब्दीली के बाद उसके बाद जो एक सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं बर्लिन में हुई थी, कहाँ हुई थी, लेकिन उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया ने ये कह दिया था कि हम आपकी माली मदद नहीं कर सकते, हम आपकी दूसरे जराए से मदद कर सकते हैं। तो ये तो आपका इस वक्त एक इंटरनेशनल इमेज है कि लोग आपको जो है वो पैसा नहीं देना चाहते। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है, वो समझते हैं कि पैसा आवाम तक नहीं पहुंचता, तो वो दीगर मंसूबे लाने के लिए तो तैयार हैं, आपको फंड देने के लिए तैयार। ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी बुनियाद पर मैं ये चाहता हूँ कि सब एक दूसरे को हैप्पी वैलेंटाइन कहें। भाई एक जगह आ जाओ, खुदा के लिए मिल के जो है इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए कोई ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बना लें, कोई ऐसा फार्मूला बना लें कि जिनकी बुनियाद पर ये 5 साल हुकूमत भी चले और आवाम को रिलीफ मिले। आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा ना तो इन जमातों को, एक बात ख़ास तौर पर भी मैं अगर एक लम्हे के लिए जो है वो PTI को अलग रखता हूँ, मैं बाकी 2 जमातों की, ये 3 जमातों की बात करता हूँ, तो अगर आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा तो इमरान खान की मकबूलियत में मज़ीद इजाफा होगा। इस बात को भी सोचना चाहिए। वो लोग जो इमरान खान से बात नहीं करना चाहते वो इस बात पे जो है वो आगे जाएं कि यार इमरान खान से बात होनी चाहिए। और इमरान खान साहब को इस बात पे सोचना चाहिए कि ये सारे चैलेंजेस हैं, इन सारे चैलेंजेस का सामना जो है वो मिल के ही किया जा सकता है, अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता।
जाहिर है इसमें जो है इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अहम रोल होगा। इस्टेब्लिशमेंट भी अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसे भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए कि तमाम जमातों को वो एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएँ। जब किसी को कोई अक्सरियत 2/3 अक्सरियत नहीं मिली है तो अब हल यही है कि एक मखलूत हुकूमत, एक कौमी मखलूत हुकूमत, एक ऐसी हुकूमत कि जिसके ज़रिए आप 5 साल गुजारें। अच्छा, ये मखलूक हुकूमत निकल गई है, मखलूत हुकूमतें जो हैं मखलूक से ही बनेगी, मखलूक से बनेगी, यस, लेकिन अखलाकियात से भरपूर हो तो मज़ा भी आ जाए। ये मसला है हमारा कि अखलाकियात जो है ना वो पीछे रह जाती हैं, मखलूत हुकूमतों में थोड़ा सा गुजरता है और वो टूटने की तरफ चले जाती हैं, और ये चीज़ें हमने देखी भी हैं और अभी स्टेटमेंट्स भी हैं हमारे सामने। आपकी नज़र में अगर ऐसा होता है तो आप इसको किस हद तक जो है ना एस्टैब्लिश देखते हैं, और इकॉनमी के लिए पाकिस्तान के हालात के लिए मुबश्शिर साहब आप कैसा देख रहे हैं? अच्छा, एक चीज़ तो मैं थोड़ा इजाफा कर दूं आपकी उसी बात की में कि ये PDM 3 होगी। PDM 2 जो थी ना वो निगरान थी, वो भी ऑलमोस्ट PDM ही थी। तो अब जो आएगी और आ रही है वो PDM 3 है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के जितने मसले हैं ना, और जहाँ आके मसले रुक जाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट आप देखते हैं हमारी 25-30 साल की जो बिल्कुल नियर हिस्ट्री है, बिल्कुल जिसे आप कहते हैं कि माजी करीब है, तो हमारा मसला आके एक ही जगह पे ख़राब होता है सिविल गवर्नमेंट का, वो हो जाता है सिविल मिलिट्री रिलेशंस। यहाँ आके हम ख़राब हो जाता है हमारा मसला कि वो बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए। मसलन कौन सी चीज़ें हैं जो एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको वाकई राइट है कि वो उसको देख सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज़ की जैसे हम बात कर रहे हैं या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसा एक मॉडल बनना चाहिए सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, ताकि किसी के जो है ना वो एक दूसरे की राइवलरी जो है वो ये मुल्क अफोर्ड नहीं करता। अभी आप देखें जो पाकिस्तान में जो अभी इलेक्शन हुआ है जिस पे हम बात कर रहे हैं, ये एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट जो है वो डलना, ये भी पाकिस्तान के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन डला है। तो अब इस चीज़ को देखने के लिए कि जब आप एक न्यू सिनेरियो में जाते हैं तो हमेशा एक ही चीज़ जो है वो आप समझ लें किसी स्टेट के लिए जो है ना स्टेबिलिटी लाती है। अच्छा, ऐड कर लीजिएगा साथ ही मुबश्शिर साहब कि आप जो राइवलरीज की बात कर रहे हैं कि सिविल मिलिट्री राइवलरीज, लेकिन अभी हम जो देख रहे हैं पिछले दिनों पैटर्न भी हमने देखा है, जो गवर्नमेंट गई है उसमें हमने देखा कि पॉलिटिकल जो राइवलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी, पनामा के केसेस के बाद से, और जब जिस इस स्ट्रगल को लेके खान साहब ने बहुत ज़्यादा जो है वो आवाज़ उठाई, करप्शन और चोर चोर के नारे भी लगे और वो अदालतों में भी गए, जो है उसके बाद नाअहली भी हो गई। तो आप समझते हैं कि अब ये जो रेज है द पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो जो फ्रेंडली ऑपोजिशन या फ्रेंडली जी राइवलरी थी वो अब बिल्कुल खत्म हो, बहुत एग्रेसिव हो गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ना कोई लेकिन एक मसला है कि कोई ना कोई पार्टी जो है वो उस साइड पे जाने की कोशिश जरूर करती है। उस वक्त अगर PTI उस साइड पे थी तो अब PDM जो है वो उस साइड पे है, तो लिहाजा बेसिकली जो प्रॉब्लम क्या आती है, आप देखें ना नवाज शरीफ साहब ने भी जब खिलाफ इमरान खान की गवर्नमेंट के स्टार्ट में जब वो अपना एक अपोजिशन का रोल स्टार्ट किया था तो वो इमरान खान को हिट कम कर रहे थे, वो एस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे थे। अपने स्पीचेस में उन्होंने उनको हिट किया था। फिर मरियम साहबा ने कहा था कि जब हम इस तरह बात नहीं करेंगे हमसे कोई बात नहीं करेगा। तो क्या है कि जो हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको सियासत से अपने आप को थोड़ा हटाना पड़ेगा, काफ़ी हद तक हटाना पड़ेगा। हाँ, उनका जो एक रोल है कि मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से वो इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी राय जो है वो मुकद्दम है। तो जो एक स्टेट है, एक हुकूमत है, तो जो स्टेट के इंस्टीट्यूशन है उनको स्टेट को देखना पड़ेगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँ, देखें हमारे 3 टियर है ना, एक वफाक की गवर्नमेंट है, एक सूबाई हुकूमतें हैं, एक बल्दियाती हुकूमतें हैं। मसलन किसी एक जगह हमें अवाम की राय को मुकद्दम रखना पड़ेगा। भाई अगर कौमी असम्बली या सेनेट जो पार्लियामेंट है, जो वफाक की गवर्नमेंट है, उसमें अगर कुछ इनपुट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है अपनी, तो और जो सूबाई हुकूमतें हैं उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो ज़्यादा इन नज़र आती हैं, तो फिर बल्दियाती निज़ाम जो है वो टोटली अवाम के फैसले पे चलना चाहिए। वहाँ पे भी अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर अवाम ये समझती है कि हम इस रियासत का कोई फैसला ही नहीं कर रहे। आप तो ऐसी आइडियल डेमोक्रेसी की बात करें जो कि आइडियलिज्म के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। हाँ। जब हम आइडियलिज्म पे बात नहीं करेंगे तो हम किसी रियलिज्म के करीब नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि ये एक डायलॉग की ज़रूरत है बिटवीन द एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉलिटिकल पार्टीज, सिर्फ एक पार्टी नहीं, सब पॉलिटिकल पार्टी। और आपको जो रियासत जो बरकरार रहती है ना, रियासत की स्टेबिलिटी होती है वो जस्टिस पे कायम रहती है। आप मुसल्लत करके कोई चीज़ नहीं कर सकते। मसलन आप ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं इस वक्त कि हाँ ठीक है जी सब जो है वो बैठ जाएं,
और कौमी हुकूमत, जैसे फ़हीम भाई ने जो है ना वो एक बात की है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक पार्टी कह रही है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, पैसे पहले उसका अजाला करो। तो आप कैसे कहेंगे कि वो उसमें शामिल हो जाए, जबकि अभी कुछ ज़राए से ये खबरें भी हैं कि उन्होंने कहा जी हमारा पहले अजाला तो करे ना, जो चीज़ें हमारे पास आ रही थी और पब्लिक हमें जितवा रही थी जिस जगह से, वो तो क्लियर करें। अगर आप वो नहीं करेंगे तो जस्टिस कायम नहीं करेंगे तो फिर अनरेस्ट रहेगा। वो है ना कि जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है? तुम ही कहो, ये नहीं हो सकेगा कि आपको पहले एक इंसाफ का तराजू जो है उसको सीधा रखना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप कहें कि ठीक है जी ये एजेंडा है, इसके मुताबिक आएँ। और एक चीज़ और है, मैं आपको कि ये जो सिविल मिलिट्री रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ ना, इसमें आप देखें, आप बहुत सी चीज़ों को देख लें, आप PDM की गवर्नमेंट में भी देख लें, नवाज शरीफ की पहली हुकूमतें देख लें, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स देख लें, निगरान हुकूमतें देख लें, एक ही मसला जो आता है कि पाकिस्तान के जो वसाइल हैं उनके फैसले जो हैं, इस्तेमाल करने के फैसले क्या सियासी हुकूमतें करेंगी या इस्टेब्लिशमेंट करेगी, यहाँ आके मसला खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा हमें फार्मूला ड्राइव करना चाहिए कि ये फैसले एक बाहमी मुशावरत से हो जाए। ठीक है। और अब ये भी है, आगे आने वाले हिस्से में हम इस पर भी बात करेंगे कि जब ये वसाइल हैं, अभी जैसे मैंने जिक्र भी किया कि गैस और तेल के ज़खायर भी मिल रहे हैं और इससे पहले भी मिले, अब इन वसाइल को बरूए कार कैसे लेकर आना है। और हम ये काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, मुख्तलिफ हुकूमतें आई और गई कि बिजली की जो प्लांट्स लगाए गए फंक्शनल नहीं है, ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हो जाते हैं, उनको जो है फिर उसके ऊपर काम नहीं होता। अब नई हुकूमत के लिए ये भी चैलेंज है कि इनको किस तरह से करना है, इस पर भी हम बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जैसे मैंने खबर शामिल की थी कि एक और कामयाबी हासिल हुई है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड को। अब ये कामयाबी आवाम के लिए कब कामयाबी में तब्दील होगी, सवाल ये है, क्योंकि सिंध में हाला रीजन के आदम 2 कुएँ से जो है तेल और गैस के ज़खायर मिले हैं और स्टॉक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी इस हवाले से बता दिया गया है और ये कहा गया है कि जो 6 मिलियन मौके स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट यौमिया गैस के ज़खायर मिले हैं। बड़ा जो है वो मार्जिन मिल सकता है क्योंकि गैस की तो वैसे इतनी ज़्यादा शॉर्टेज है और जो है नई दरियाफ्त से पाकिस्तान को सालाना लाखों डॉलर्स की बचत होगी। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं मुझे भी हंसी आ गई। लाखों और करोड़ों, अच्छा, बचत और अरबों डॉलर यानी बचत होगी। अच्छा फ़हीम भाई, सवाल ये है, इससे पहले भी ज़खायर मिले, कई दफ़ा खबरें चल चुकी हैं, कुछ माह पहले भी मिले, उससे पहले भी मिले, मुख्तलिफ गैस के जो ज़खायर हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, वो इस गैस की जो कंजम्पशन है उसमें शामिल नहीं हो रहा है, ना बिजली में ना हम देख रहे हैं। और बल्कि मेरे ख्याल से आपसे पहले भी मैंने शायद डिस्कस किया कि वो हमने जो प्लांट लगाया वहाँ पर क्या नाम है उसका, थर में, उससे जी बिजली की इतनी पैदावारी सलाहियत हो जाएगी कि मुल्क भर में बिजली उधर से जा सकती है, लेकिन उससे वालों को भी नहीं मिली अभी तो हो रही है वहाँ से जनरेशन। शामिल होना तो शुरू हो जाए ना, शामिल तो हुई है, जितना टारगेट है वो हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, नेशनल ग्रिड में तो शामिल है। देखिए इसमें बेसिकली जो है वो ये है कि ये जितने भी मंसूबे हैं भी, ये तो अभी की बात है, कुछ अर्से पहले भी यहाँ से कुछ और गैस मिली थी, इससे पहले घोटकी से भी हमें कुछ ज़खायर मिले थे। असल में होता ये कि जब ये ज़खायर दरियाफ्त हो जाते हैं तो ज़खायर दरियाफ्त होने के फ़ौरन बाद ये नहीं समझ लिया जाए कि जनाब ये फौरी तौर पे जो सिस्टम का हिस्सा भी बन जाएंगे। टाइम लगता है। घोटकी से मेरा ख्याल है हम ज़खायर दरियाफ्त हुए शायद 4 से 5 महीने हुए हैं। उस वक्त ये मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क किया तो उन्होंने कहा कि इसको सिस्टम का हिस्सा बनते बनते जो है वो कम से कम 1.25 साल लगेगा और ये ज़खायर क्योंकि अभी दरियाफ्त हुए इनको भी सिस्टम का हिस्सा बनते बनते टाइम लगेगा। तो लेकिन इन तमाम बातों से हटके जो इम्पोर्टेंट तरीन बात है वो ये है कि आपके पास गैस के ज़खायर भी हैं, आपके पास तेल के ज़खायर भी हैं। आप उन अक़वाम की तरह नहीं है जो सब कुछ जो है वो बाहर से ख़रीदने पर मजबूर हैं। आपके पास है, आपने 70 सालों में उसे दरियाफ्त नहीं किया, लोगों ने दरियाफ्त किया, आपसे बहुत आगे निकल गए। आप पूरा आप अरब कंट्रीज़ उठा के देख लीजिए आज वो कहाँ खड़े हुए। हमने नहीं किया, हम अब आके कर रहे हैं। और जो दुनिया अभी जो मैं PDM की हुकूमत के दौरान जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेटमेंट्स देख रहा था, उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि पाकिस्तान के पास जो मादनी ज़खायर हैं वो दुनिया में शायद कहीं और नहीं हो। बलूचिस्तान में हमने सेंट्रिक के मंसूबे के साथ क्या किया है सब देख लें, हमने ऐसी तैसी कर दी। इसी तरह से जो है वो दीगर मादनी ज़खायर जो है वहाँ पर हैं, हम उनको नहीं वो करने देते। सोना गोल्ड वो हमारे पास जो है वो मौजूद है, हम उस तरफ नहीं जाते। तो
एक ऐसी हुकूमत बेसिकली चाहिए, मैं फिर पॉलिटिकल उसके ऊपर ही आ जाऊंगा, कि एक ऐसी हुकूमत हमें बेसिकली चाहिए जो इन चीज़ों के ऊपर फोकस करके पाकिस्तानी अवाम की किस्मत बदलने के ऊपर काम करे, बजाय इसके कि आप जो है वो IMF की गोद में जाके बैठ जाएं और उससे कहेंगे लाओ हमें और दो, आओ लाओ हमें और दो, और उसके नतीजे में लोगों के ऊपर कर्ज बढ़ाते चले जाएं, लोगों को से जो है आप टैक्सेस लगाते चले जाएं। ये एक बिल्कुल गलत, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा लामतनाही सिलसिला है कि जो फिर कभी ख़त्म ही नहीं होगा। असल यही है कि आप अपने मादनी ज़खायर के दरियाफ्त के ऊपर फोकस करें। इमरान खान साहब के दौर में जो है वो समंदर से जो है हमने वो सुना था कि कोशिशें हो रही हैं, और वो कोशिशें जो हैं वो नाकाम भी हुई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि जनाब आपने एक दफ़ा नाकामी हो गई तो उसके बाद आप छोड़ ही देंगे। आपके पास यहाँ इंटीरियर में मौजूद है बहुत कुछ। और फिर जो बिजली की बात हो रही थी, बिजली के हवाले से मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी और मैं उसको हमेशा दोहराता हूँ कि आप एक ऐसे मुल्क में हैं जहाँ सहरा और समंदर बहुत करीब हैं। यहाँ हम कराची में बैठ के बात करें, और एक ऑटोमेटिकली विंड कॉरिडोर बना हुआ है। हवा का निज़ाम क्या है कि हवा जब गर्म होती है तो वो ऊपर उठ जाती है, ठंडी हवा उसकी जगह ले लेती है। समंदर से ठंडी हवा सहरा की तरफ सफ़र करती है, वहाँ से जो वो एक विंड कॉरिडोर बना हुआ है। आप इस विंड कॉरिडोर का सिर्फ इस्तेमाल करके इससे बिजली पैदा करना शुरू कर दें, आपको कोई और प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, नूरियाबाद के पास वहाँ पे लगाएं, लेकिन वो बहुत छोटा जो है वो मंसूबा है। अगर उसमें मैं एक इजाफा विंड एनर्जी वही कहलाती वही है, वही विंड एनर्जी, वो किसी हद तक आप उसे कह सकते हैं, लेकिन हम उसे, मैं जो कह रहा हूँ वो विंड जो कॉरिडोर बना हुआ है, मैं वो विंड कॉरिडोर को यूज कर रहे हैं, लेकिन उसको वो बहुत बड़े कॉरिडोर में लग सकता है, लेकिन वो छोटा बहुत है, चंद पंखे लगे हैं, वो यूज वो विंड कॉरिडोर ही कर रहे हैं। लेकिन वो मैं इसमें एक चीज़ कहूँगा कि जैसे फ़हीम कह रहे हैं कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए, मैं इसमें एक इजाफा करूँगा कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तान में करे। उसके अंदर इतनी हिम्मत और जुर्रत होनी चाहिए। वो हमारे ऊपर जो फैसले कहीं और से मुसल्लत होते हैं कि हमारा आप जो बातें कर रहे हैं आपको ढूंढना नहीं, देखें बात जो है ना, जो वरना जो है ना अधूरी हो जाती है। नाम के साथ मीर भी तो लगा हुआ है। तो देखें जो समंदर से केकड़ा जिसका तस्करा कर रहे हैं कि वो केकड़ा जो है, पहले अली जादी साहब ने कहा लो जी अब तो लहरें बहरे हो गई। अच्छा देखिए, सेम ही आलमोस्ट खिता है, और बॉम्बे से इंडिया का जो है वो समंदर से तेल निकलता है, ठीक है, और हमारा भी था जी सक्सेसफुल होने जा रहा है। फिर एकदम क्या हुआ कि नहीं कुछ नहीं, और उसको बंद कर दे। इसका मतलब है कि हम तो यही समझते हैं कि अगर PDM की गवर्नमेंट आई थी, उसका करती रिसर्च करती और ये निगरान हुकूमत करती कि भाई ये क्या हुआ था, इतना पैसा खर्च हुआ था, आप क्या वजह थी। तो हमारे फैसले जो हैं वो हम करेंगे ना जब, तो फिर हम अपने वसाइल को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेंगे। कहाँ तेल निकलना है तो हमने निकालना है, गोल्ड को निकालना है, पत्थर को निकालना है, फलां चीज़ करनी है, एग्रीकल्चर अपना ठीक करना है। वसाइल तो बेतहाशा कुदरत ने अता किए हुए हैं, वो खा पानी की सूरत में हो, ज़मीन की सूरत में हो, इंसानी वसाइल हों, या अदरवाइज़ जो है वो अपना कुदरती वसाइल हो, दोनों तरह के मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हमारी वो चीज़ चाहिए कि जो लोग अभी आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप देखें हमारा कितना ब्यूरोक्रेट है जो पाकिस्तान से बाहर की नेशनैलिटी लेके बैठा हुआ है। तो इसका मतलब है उसका बिलीव ही नहीं है इस मुल्क के ऊपर, तो काम फैसले वो कर रहा है। इसी तरह आप ईंट उठाएंगे, ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे नेशनैलिटी होल्डर, आप हैरान हो जाएंगे कि जो बड़ी यहाँ पे जो है वो बातें करते हैं और इस मुल्क को ठीक करने की बातें करते हैं। तो लिहाजा पहले तो इस मुल्क पे बिलीव करें कि इस मुल्क के लिए उन्होंने कुछ करना है, और इस मुल्क के लिए वाकई ही उनकी जो है ना वो दिल धड़कता है। उनका दिल जो है वो कनाडा में अगर धड़कता है और वो पाकिस्तान की इस तरह की बातें करते हैं, तो फिर इसमें सदाकत नहीं है। बात ये है कि हम अभी तक कोई ऐसे अस्पताल नहीं बना सके हमारे सियासतदानों के मयार के मुताबिक कि वो अपना इलाज इस मुल्क में रहकर करा सकें। नहीं, वो इलाज कराने नहीं जाते बाहर, वो किसी और वजह से जाते हैं, इलाज कराने जाते ही नहीं है। ये बात भी एक परसेप्शन बनाई हुई है, परसेप्शन तो बनाई हुई, लेकिन दुनिया जानती है इस बारे में। अच्छा, हम लगता है ऐसा है कि लगता नहीं है बल्कि सच ही है कि हम इतने जो है मसाइल में उलझे हुए हैं, जो हम बातें करें सब रिसर्च बेस्ड, और ये वो चीज़ें हैं जिनको हमें और ज़्यादा फोकस करने की, उस पर टाइम लगाने की ज़रूरत है। हम तो वो काम भी अभी तक मुबश्शिर साहब और फ़हीम साहब नहीं कर पाए हैं जो कि बहुत ही बुनियादी और बेसिक चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, हमारे पास सरकारी अस्पतालों में जो सूरत हाल है, जो हम मैं इससे भी बेसिक बात करूं, देख रहे हैं जी, इससे बेसिक, सॉरी टू इंटरप्ट, इससे भी बेसिक बात, पीने का साफ पानी। हाँ, अभी उधर पीने का साफ पानी जो है, यही हम कराची शहर में बैठे हैं। आप देखें, आप, हम, फ़हीम, हम सब लोग जो हैं
पानी किस तरह हमें मिलता है, पानी किस तरह हम इस्तेमाल माफियाज करते बने हैं। हुए ना, देखिए हम आरओ प्लांट्स लगा के पानी बेच रहे हैं, टैंकर माफिया, तो ये माफियाज के खिलाफ को भी तो एक्सपोज करें। फाहिम साहब, अच्छा एक और चीज़ ये कि जब भी मुबश्शिर साहब भी बात करें, पानी पीने का साफ पानी नहीं है। अस्पतालों में आप देखें तो इंतजाम कैसे होते हैं। 2 खबरें जैसे मैंने शेयर की थी उनको भी शामिल कर लेते हैं। मेयर कराची साहब ने जो है ईसा नगरी में पानी की लाइन का इफ्तिताह किया, अब होने जा रहा है पीने का साफ पानी। अब अल्लाह करे कि उसमें आता रहे, अल्लाह करे कि आता 30,000 आता रहे और लोगों को मिलता रहे। फिर दूसरी तरफ ये भी है कि निगरां वज़ीर सेहत ने तफसीलात इस हवाले से भी तलब की हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो हैं या नहीं है, इंतजामात तो ज़ाहिर है वो नहीं है। हमने खुद भी देखा है कि क्या हाल है वहाँ, तो दवाएं और डॉक्टर्स ही मिल जाएँ तो बात है। तो फाहिम साहब, ये बहुत बेसिक चीज़ों में हम उलझाए हुआ, हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो तो फिर नेक्स्ट लेवल और नेक्स्ट जनरेशन की जो है वो चीज़ें हैं जो कि हमें जिन इशूज़ को एड्रेस करना है। देखें, अगर मेयर साहब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और जो उनकी ईसा नगरी वाली अचीवमेंट है उसके ऊपर जो मुबश्शिर ने जुमला कहा कि पानी आता रहे, तो फिर हो सकता है कि उन्हें पानी पानी कर गई हो मुबश्शिर की ये बात, लेकिन इसके इम्कानात बहुत कम कोई नहीं यहाँ इसके ऐसा इम्कानात कुछ बहुत नहीं है। कम है। देखें, हमारे यहाँ मंसूबे बनाए जाते हैं जी। और उन मंसूबों को बना के उसके ज़रिए जो है मीडिया में अपनी एक हाइप क्रिएट की जाती है और होता हुआ था उसके नतीजे में कुछ भी नहीं है। चंद दिन के बाद आपको यही ईसा नगरी के बाहर एहतजाज होता हुआ और मीडिया पे ये खबरें चलती हुई मिलेंगी कि जनाब ईसा नगरी के बाहर जो है वो एहतजाज हो रहा था पानी बिजली के ख़िलाफ़ और शहर में ट्रैफिक बदतरीन जाम हो गया। ये वो शाहराह है जो स्टेडियम की तरफ जाती है और शहर की अहम तरीन शाहराहों में शुमार होती है, जिसके साथ ईसा नगरी है। तो ये आपको कुछ अरसे में आपको फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपकी जो है वो थी कि सरकारी अस्पतालों में आग बुझाने के हालात, तो आपको शायद याद हो जब आरजे मॉल में आग लगी थी और उसके बाद जो है वो अर्शी शॉपिंग सेंटर में जब आग लगी थी तो निगरां वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें जो है शायद मेरे ख्याल है 17 इदारों पर मुश्तमिल वो कमेटी थी जिसने शहर की तमाम इमारतों का बात भी की थी। जी, हमने बात भी की थी। इसने शहर की तमाम सरकारी और निजी इमारतों का सर्वे करके ये बताना था कि वो फायर सेफ्टी के रूल्स के ऊपर किस हद तक मौजूद हैं। आज उसकी रिपोर्ट किधर है? 126 इमारतों का सर्वे हुआ था ना, वो 126 भी सिर्फ पूरी सरकारी चंडीगढ़ रोड पर सिर्फ हुआ था और कहीं नहीं। और उस रिपोर्ट में भी ये था कि जनाब इसमें से शायद 4 या 6 इमारतें ऐसी हैं जो फायर सेफ्टी के रूल्स के मुताबिक बनी हुई हैं। ऐसा ही। तो अब ये जो हमारे माशाल्लाह से वज़ीर सेहत साहब हैं, इनको थोड़ा सा जाग जाना चाहिए और पूछना चाहिए उस कमेटी से, बजाय इसके कि वो सिर्फ अपने सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, सिलेंडर फटा, लोग हलाक और ज़ख्मी हो गए, वो पहले उस कमेटी को तो बुला लें, बुला के पूछें कि भाई कहाँ है वो रिपोर्ट। उसमें जो है वो सिर्फ ये नहीं था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फायर ब्रिगेड था या डीसी थे या कोई और था, उसमें कंटोनमेंट बोर्ड्स भी थे, उसमें केएमसी भी थी, उसमें सिंध गवर्नमेंट के माते इदारे भी थे, सिविल डिफेंस भी था, सब फायर ब्रिगेड भी था, सब था। क्या हुआ उस रिपोर्ट का? मैंने उस वक्त भी कहा था कि इतने अदारों पर मुश्तमिल आपने एक कमेटी बना दी है, कोई रिजल्ट नहीं आना, और आप देख लीजिए कि रिजल्ट नहीं आया। अच्छा, रिजल्ट्स कैसे आना शुरू होंगे इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले मैंने कहा था ये रिजल्ट्स कैसे और कब आना शुरू होंगे। नताइज इलेक्शंस के तो आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो आवाम की उम्मीदें हैं, मुबश्शिर साहब, उनके नताइज कब से आना शुरू होंगे और मिलना शुरू होंगे? अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हूँ लोकल गवर्नमेंट का, और मैं चाहता हूँ कि जो जैसे जो है ना पानी और छोटा ये बुनियादी सेहत, बुनियादी हेल्थ, उसका एजुकेशन, ये चीज़ें जो आग लगाने वाले जो आलात को बचाना, आग लगाने वाले तो है, आग लगाने वाले तो है, तो आग बुझाने, ये सारी बल्दियात के इशू हैं। वैसे आपको इस बारे में क्या इत्तला है कि आग जो है वो ख्वातीन की ज़बान से ज़्यादा लगती है मर्द की? अच्छा, वैसे इतने स्ट्रॉन्ग देखने से ही लग जाती है, जुबान की जरूरत निकल गए, बोलने की जरूरत नहीं, देखने से भी लग जाती है। अच्छा, तो जो बल्दियात की आपकी जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना, अब देखिए हमारे सामने दुनिया के छोटे छोटे मुल्क हैं, डेनमार्क, इजराइल, सिंगापुर, वहाँ पे भी अगर कहें ना जी छोटा सा मुल्क है, इसको बल्दियात की क्या जरूरत है, लेकिन इवन देन वहाँ बल्दियात है। और ये सारे इशूज़ जो है ना, ये बल्दियात के इशू हैं जो हमारी कौमी असम्बली में डिस्कस हो रहे होते हैं, जो हमारी सूबाई असम्बली में डिस्कस हो रहे होते हैं। उसकी वजह है कि हम बल्दियात की जो है ना सिस्टम, उसको डेवलप ही नहीं होने देते। और डेवलप क्यों नहीं होने देते? कि पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, उन्हें यही खौफ है कि एक नई क़यादत उभर जाएगी और हमारा सफाया हो जाएगा। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि ये जो अगर बल्दियाती निज़ाम जो है वो सही तरीके से जो है ना फंक्शनल हो जाए, उनको इख्तियारात हों, तो ये रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे।
उम्मीद तो वो चीज़ें जो हैं, मतलब आप देखें अगर किसी इलाके में पानी नहीं आ रहा या गड़बड़ हो रही है या वहाँ पे किसी बिल्डिंग में खुदा न खास्ता यही आग लगने का वाकया हो गया, कुछ हो गया, तो वो फौरी तौर पर जो वहाँ पे इदारा आ सकता है वो उस इलाके की यूनियन काउंसिल आ सकती है, उसकी टाउन की जो है ना वो इंतज़ामिया आ सकती है। तो ये सारे दुनिया भर में ये सारे निज़ाम जो हैं वो टाउन्स के पास होते हैं। तो अगर रियलाइज़ कर लें, ये सारी सियासी जमातें रियलाइज़ कर लें कि हमें ये अपने मुल्क में हर सूरत इस निज़ाम को जो है वो डेवलप करना है, तो मेरा ख्याल है कि अगले 5 साल अगर इस पे काम कर लें तो 5 साल के बाद हमारे ये इशू बड़े इशू नहीं रहेंगे, ये छोटे इशू हो गए। फिर हम दूसरे लेवल पे जो आपने कहा ना कि बड़े बड़े इश्यूज पे हम सोचें, तो फिर हम उन पे सोचना शुरू कर देंगे। वो तो प्रोसेसेस हैं जिनको करने के लिए एक अरसा, एक वक्त और एक देखें इकोनॉमी बाकी एक बहुत बड़ा इशू है, इंटरनेशनल रिलेशन एक बहुत बड़ा इशू है, फिर दुनिया के साथ किस तरह हमने चलना है उसका एक बहुत बड़ा इशू है। तो उस पे तो फिर कौमी असम्बली और सेनेट के लोगों को तो उस पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल। और वेरी शॉर्ट फ़हीम भाई, अब ये भी ज़रूरी है ना कि जिन लोगों का मैंडेट लेकर आप आते हैं, जिन इलाकों में आप कैंपेन्स करते हैं और जो बातें वहाँ पर करते हैं उस पर भी तो अमल दरामद करें ना, आवाम के वोट से आवाम को कुछ तो दें। देखिए वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बल्दियाती मसाइल और बल्दियाती मसाइल पे सियासत होती है, इंतखाबी मुहिम चलाई जाती है। मेरा हमेशा से पॉइंट ये है कि बिल्कुल इससे एग्री करता हूँ मैं कि बल्दियाती मसाइल, सिविक इशूज़ ज़ाहिर है हमारे जो हैं उनके ऊपर सियासत जो है वो बल्दियाती इंतखाबात की हद तक होनी चाहिए। ऊपर जाके जो है बात होनी चाहिए कि आप ऐसी लेजिस्लेशन करें कि जिनकी बुनियाद के ऊपर इस मुल्क के आवाम को जो है वो इंसाफ मिले, उनका जो एक मयार ज़िंदगी है वो बुलंद हो। लेकिन अफसोस यहाँ हम पहुँचे हुए हैं अभी तक 10-70 सालों में भी कि बात इस पे होती है कि मैं आपके इलाके में पानी की लाइन बिछा दूंगा, मैं आपके इलाके की सड़क बना दूंगा। इसके ऊपर तो आप सियासत कर रहे हैं, वो भी कौमी सियासत कर रहे हैं। तो बात यही है कि अफसोस होता है, हमें जो है खुद को चेंज करना होगा और उस हद तक जाना होगा कि हम आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद कर सकें। और अब आवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद होना भी चाहिए। हम 2024 में रह रहे हैं जबकि लोग लकड़ियों पे अपने छतों पर जो है वो आग जलाकर खाना पकाने पर मजबूर है। तो ये हमारे सियासी नहीं, वो तो नाइट पार्टीज होती हैं। अब वो आपके लिए होती है, लेकिन गरीब आवाम जो है ना वो लियारी में, औरंगी में, क्योंकि घरों में धुआं भर जाता है, ख़वातीन की आंखें जलती हैं, वो बीमार होती हैं, उनको सांस के मसाइल होते हैं। आप पार्टीज करें, आज वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन आवाम के कोर इशूज़ ये हैं, उनको हल करवाने के लिए भी बात भी करें और उनको हर फोरम और हर सतह पर जो है वो हल होना जल्द अज जल्द चाहिए। थैंक यू सो मच मुबशिर मोहिब साहब, आपने हमें वक्त दिया। फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10 और जनाब अब हमारे साथ मौजूद हैं हुरिया बतूल जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं एज यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हुरिया, ये बताइए कि ये जो टाइटल है आपको, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आप करार पाई हैं एज यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, कब मिला, कैसे मिला? अच्छा, तो मुझे ये टाइटल रिसीव हुआ लास्ट मंथ इन जनवरी, बट आई क्वालिफाइड बैक इन 2016 व्हेन आई वाज 19 इयर्स ओल्ड। तब मैंने अपना सीए क्वालिफाई किया था। लेकिन उस टाइम पे आई थिंक ये टाइटल एग्जिस्ट नहीं करता था इन गिनीज, बट रिसेंटली इन सितंबर ये टाइटल किसी एक इंडियन गर्ल ने, शी क्लेम टू बी द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और तब आई रियलाइज कि नहीं, जब मैंने सीख किया था तब मेरी एज से छोटी थी। तो आई ब्रोक द रिकॉर्ड, देयर वाज सम वेरिफिकेशन प्रोसेस और लास्ट मंथ जो है रिसीव द टाइटल। ज़बरदस्त। तो कैसा लग रहा है अब ये जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बनके? It feels wonderful, alhamdulillah. Like it's something कि अब I know कि it's recognized all over the world, और most importantly because it was something कि my father dreamed of, और I actually feel like कि I fulfill his dreams. It feels wonderful. ज़बरदस्त। तो हुरिया ये बताएं कि कितना अरसा लगता है ये गिनीज जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर के लिए अप्लाई करने में, फॉर द होल प्रोसेस, और किस तरह से होता है? हमारे नाज़रीन को आगाह करिएगा इस बारे में। अच्छा, सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अगर मैं प्रोसेस बताऊँ, there are different titles exist करते हैं in Guinness World Record में। अगर that's available on the website, अगर हम चाहें तो there are different titles। तो अगर आप एक existing record को break करें so it's relatively easy because इसमें आपको नया title नहीं create करवाना पड़ता, but it's a lengthy process अगर हम normal process के through जाएं, क्योंकि उनकी verification process होते हैं, then there's back and forth communication between जो आपका record approver होता है and you। तो it's a very lengthy process actually, but उसमें there's an option कि आप expedite
करवा सकते हैं, बट इट्स अ पेड ऑप्शन। बट अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट करना, तो इट्स अ लेंथी प्रोसेस दैट मे एक्सटेंड फ्रॉम 3 months to a year और मे बी मोर, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास जो एविडेंसेस हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, वो कितने स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जो है वो कितना टाइम लगा आपको, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था, आपने जो है उसको फी पे की थी, किस तरह से किया था? सो ये बेसिकली ब्रेक होता है इन 2 स्टेप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो रिकॉर्ड अप्रूव करते हैं कि वेदर और नॉट आप एलिजिबल हैं कि वो आपसे है। एविडेंसेस वाला जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करें। सही। तो वंस आप पहले अप्लाई करते हो द रिकॉर्ड, वो इट्स अ 3 months प्रोसेस अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट करते हो, अदरवाइज इट्स पेड। सो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किया था मैंने इन सितंबर, जब रिकॉर्ड टाइटल जब क्रिएट हुआ, तो उसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। सो इट टुक मी लाइक 3 months और इन दिसंबर आई थिंक मेरा अप्रूव हुआ था। देन मेरा वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। आई एक्सपीडाइटेड दैट प्रोसेस बिकॉज उसमें देयर बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती है। तो उसका अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाए तो इट्स लाइक 3 months के बाद यू गेट अ रिप्लाई। सही। तो आई एक्सपेक्टेड दैट प्रोसेस और फिर वो जनवरी में लाइक विद इन अ मंथ मुझे रिसीव हो गया था। तो हुरिया, ये जो जाहिर है आपने आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हो, यकीन एक स्ट्रगल है, और 19 साल की उम्र में जो है वो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, कैसे हुआ ये सब कुछ मुमकिन? If I talk about my journey, तो 7th grade तक I was a regular student। मैं 7th grade जब मैंने complete किया I was 12 years old। तो उसके बाद my father used to teach O levels, तो he took me to his academy 7th grade के बाद। we were just looking कि हाँ कोई स्कूल जहाँ पर कैम्ब्रिज सिस्टम जहाँ पर हो वहाँ पर मैं जाऊँ, because I was studying in the educators back then। तो उधर there was a teacher, he suggested my father, he was a very close friend of him। तो उन्होंने suggest किया कि हम ना एक थोड़ा unconventional way से जाते हैं और हम ना इसको अप्लाई करवा देते हैं इन O levels। तो I was just 12 जब मैंने 7th complete किया, that was in March somewhere। और in the next attempt मैं O levels के लिए appear हो गई और I was 13 जब मैंने अपना O levels clear कर लिया। तो I had a total of 10 exams और वो मैंने by the next year मैंने वो complete कर लिया था। तो आई सेव लाइक 4 years फ्रॉम देयर और उससे नेक्स्ट ईयर फिर मैं A levels में अपीयर हो गई। सो आई वाज 14 व्हेन आई वाज डन विद माय A levels और उसके बाद आई स्टार्टेड माय CA। तो आई वाज 14 व्हेन आई स्टार्टेड इट एंड आई वाज 19 जब मेरी लास्ट अटेम्प्ट थी। अच्छा, अब होता ये है कि देखें, क्योंकि हमने जो अपने ग्रेड सिस्टम है, लाइक मैट्रिक आप करते हो 15-16 साल में, एंड देन उसके बाद 2 साल और फिर पढ़ते हैं आप इंटर, देन आप यूनिवर्सिटी या आप जो है प्रोफेशनल डिग्री की तरफ जाते हैं। और ये एज इसलिए टारगेटेड होती है क्योंकि ज़ाहिर है आपको उस हिसाब से अपने माइंड को और जो चीज़ें हैं उस करिकुलम्स हैं वो आपके सिंक होते हैं। तो ये सिंक करना अपने आप को कितना मुश्किल काम था या नहीं रहा हुरिया, कैसे किया? क्योंकि ज़ाहिर है करिकुलम होता है और वो लेवल्स का तो वैसे भी जनरल स्टडीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो कैसे किया आपने इसको सिंक? अच्छा, initially it was I will be very honest, initially it was very difficult, it was challenging क्योंकि 7th grade तक हम लोगों ने वो सब्जेक्ट्स पढ़े ही नहीं होते, लाइक सुने भी नहीं होते जो मैंने O levels में किया, लाइक बिजनेस थे, इकोनॉमिक्स थी, अकाउंटिंग थी, सब्जेक्ट्स जो कभी हमने सुना भी नहीं होता जिनके बारे में। और मोस्टली बिकॉज मैं प्राइवेटली अपीयर हुई थी, मैं स्कूल नहीं गई थी O levels और A levels में, तो मैंने सेल्फ स्टडी के थ्रू मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैंने खुद किए थे। तो इट वाज लाइक ऑल टुगेदर अ डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी कि मैंने कभी वो चीज़ें कभी पढ़ी ही नहीं थी। तो बट उसके लिए मैं इतनी इन डेप्थ से जाकर चीज़ों को पढ़ती थी बिकॉज मुझे इसमें इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो गया। बिकॉज आई थिंक द करिकुलम वाज सो वेल डिजाइंड कि जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया मुझे ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, अगर नहीं आ रही तो आई यूज्ड टू गो टू डिफरेंट वेबसाइट्स, इंटरनेशनल फोरम्स में मैं काफ़ी एक्टिव रहती थी, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी इन टच रहती थी, तो मैं काफ़ी इन डेप्थ जाके चीज़ों को समझती थी। और आई थिंक वही उसी वजह से मेरी बेसिस शायद इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि जब मैंने CA स्टार्ट किया तो आई थिंक एक 14 ईयर ओल्ड के लिए CA वुड बी वेरी डिफिकल्ट, बट बिकॉज मैंने वो O levels A levels अपनी बेसिस इतनी स्ट्रॉन्ग कर ली थी कि मुझे वो उतना मुश्किल नहीं लगा और उतना चैलेंजिंग नहीं लगा। तो या इनिशियली इट वाज वेरी डिफिकल्ट बट ग्रेजुअली आई थिंक आई लर्न टू कोप अप विद इट। अच्छा, ये ख्याल क्यों आया कि जी हम स्किप कर देते हैं और प्राइवेटली पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब लोग जो है ना सिस्टम के साथ चल रहे होते हैं, तो आपके वालिद साहब ने डिसीजन लिया, क्यों, क्या सोच थी इसके पीछे? अच्छा, सो माय फादर द डिसीजन उसकी रीजन ये थी कि माय फादर हैड एन एकेडमी, सो ही वाज अ प्रोफेसर पूरी लाइफ उनकी, उन्होंने पहले स्कूल से पढ़ाया, देन ही ओपन एन एकेडमी, और ये रियलाइज कि स्टूडेंट्स जो है दे गो टू स्कूल और फिर वो शाम को एकेडमी आके मुझसे ही पढ़ रहे होते हैं, दे गेट ग्रेड फ्रॉम द एकेडमी। तो उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ दिस कि हम स्कूल में भेजे और फिर तुम साथ एकेडमीज भी जाओ, तो हम क्यों ना हम ऐसे करें कि तुम प्राइवेटली अपीयर हो जाओ।
And one of the factor was that the schooling was so expensive. I belong to a middle class family. It's so expensive for me as well. So we thought कि अगर हमने academies or schools दोनों करें, then why not just go through self study? So I think it was a great decision at his part, or he had full trust in my capabilities. जो मुझे नहीं था उस time पे, but he had. So alhamdulillah, it worked all well for me. चार्टर्ड अकाउंटेंसी में यकीन बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट और डिफ़िकल्ट स्टडीज़ होती हैं, तो हुरिया वहाँ कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आई हो या फेल हुई है ज़िंदगी में कहीं? Definitely, CA is challenging. CA is थोड़ा सा उसमें फैक्टर है जो कि obviously everyone knows about. Yes. So I failed twice. मेरे दो दफा पेपर फेल हुए थे, not because कि मेरी शायद अंडरस्टैंडिंग का मसला था या कुछ था, but yeah, it happens because failure ratio. So for some reasons, yes, I failed. But मैं कभी वो डिमोटिवेट नहीं हुई. So I failed. मैं पेपर देख के आई न्यू कि हाँ ये पेपर मेरा रह जाएगा. So but it motivated me in the sense कि I knew कि अब जब मैं next attempt में appear होंगी, so I cannot fail this time. So yes, I had those challenges, but I coped up with them. It never demotivated me. अच्छा, तो अब ये है कि यकीन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ना भी और चीज़ों को करना भी, मैनेज भी, तो आप कैसे मैनेज करती थी? आपने सिर्फ अकेडमी में वाले साहब के साथ ही पढ़ा या डिफरेंट ट्यूटर्स भी हायर किए? किस तरह से जाना उसको किया? During my O-levels में 11s मेरे सिर्फ because my father used to teach maths, so maths and statistics मैंने अपने father से पढ़ा. Then I had tuition for accounting, वो जो मेरे father के friend हैं जिनका मैं जिक्र कर रही थी. But the rest of the subjects I studied them myself. वो मैंने बुक्स के थ्रू या ऑनलाइन लेक्चर्स के थ्रू जो यूट्यूब के ऊपर पब्लिकली अवेलेबल होते हैं उनके थ्रू मैंने. लेकिन हुरिया हमारे यहाँ ये रुझान नहीं है इतने छोटे बच्चों में, क्योंकि जिस एज ब्रैकेट को आप बता रही हैं उस एज ब्रैकेट में हमारे यहाँ बच्चों के पास इतना एक्सपोजर नहीं है. अभी है ठीक है, यूट्यूब आ गया है, चीज़ें बच्चों को पता है, लेकिन पढ़ाई के लिए अभी भी जो है ना दे आर लुकिंग फॉर अ ट्यूटर, और जी उनको ट्यूशन जाना है, कोचिंग सेंटर जाना है. इस उम्र के बच्चे तो यही कर रहे होते हैं. तो और आपने काफ़ी टाइम पहले भी किया है, तो किस तरह से अपने आप को रेडी किया था? किसी ने गाइड किया था कि यार तुम इस तरह से कर सकती हो, या ये सिर्फ कोरली सेल्फ इंटरेस्ट था कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकती हूँ और पढ़ सकती हूँ हेल्प लेके? आई एग्री कि फॉर्चुनेटली अब जो है द ट्रेंड हैज चेंज, और अब स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन मटेरियल काफी अवेलेबल होते हैं. उस टाइम बैक इन 2010 बैक इन 2011 उस तरह से मटेरियल अवेलेबल नहीं होता था, तो ऑब्वियसली मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ती थी. बट आई थिंक वो दैट्स समथिंग दैट आई हैड इन माई सेल्फ. Even when I remember जब I got computer for the first time back in when I was in 5th grade, तब हमारे घर पहली दफ़ा कंप्यूटर आया था. तो I was so curious to learn it, और मैं अब इंटरनेट फैसिलिटी नहीं होती थी उस टाइम पे मेरे पास, but I was so curious to learn it, और मैं उसके ऊपर instead of playing with doll houses, I used to work on architecture softwares. So I think मेरे अंदर this something that I had in myself कि नहीं, I have to learn. I was just so curious about everything. और this is when I started studying business studies. So I was so curious कि यार अच्छा रियल लाइफ में किस तरह से काम हो रहा है. आई नीड टू लर्न. मैं नेक्स्ट चैप्टर के लिए बड़ी एक्साइटेड होती थी. सो यस, दिस हेल्प मी अ लॉट. बिल्कुल ऐसे ही. तो हुरिया आगे क्या प्लान्स हैं आपके ज़िंदगी में? Currently, I've been working for past 7-8 years in industry. I'm working in an MNC. It's going great, alhamdulillah. And there's a lot to learn in finance, because finance का हमारे जो mindset है ना कि काफी boring सी field है और सिर्फ डेबिट क्रेडिट की field है. So it has evolved. मतलब like it's evolved like completely. तो business partnership की तरफ चली गई है दुनिया. Leadership roles में आ गए हैं finance people. So I think there's so much to explore in finance still, or I'm looking forward to it. और क्या चीज़ें I have to learn and finance has to offer. अच्छा, जितने भी यूथ हैं हमारी, जो भी थोड़ी सी भी अचीवमेंट्स होती हैं या पढ़ाई में अच्छे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप्स मिलती हैं और वो बाहर चले जाते हैं. तो आपके क्या प्लान्स हैं? क्या कुछ इस तरह की ऑफर्स हुई और आप क्या इस बारे में सोचती हैं? डेफिनेटली ऑफर्स होते हैं, आर ऑप्शंस, और मैं आई डोंट जज एनीवन, और आई थिंक एवरीवन इज यू नो if someone think that this is something that's better for their personal growth, so I
I appreciate that. For me, honestly, I love my country. I love Pakistan. आपकी एक affiliation होती है, family है आपकी, आपका घर है. Nobody wants to leave their country. Neither do I. But even in future, if someday I decide to leave Pakistan, eventually I would want कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकूँ, अपना रोल प्ले कर सकूँ, इसकी इकोनॉमी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकूँ, लोकल इंडस्ट्री के लिए काम कर सकूँ. Yes. थैंक यू सो मच फौरिया फॉर योर टाइम, और आपको एक दफ़ा फिर बहुत बहुत मुबारकबाद, मैनी कंग्रेचुलेशंस. आप वो रजिस्टर भी कराए, एक अच्छी चीज़ भी है. पहले ये टाइटल इंडिया के पास था और अब ये पाकिस्तान के पास है, और हुरिया ने इसके लिए तमाम मेहनत की है. तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हम यहाँ पर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे. वेलकम बैक इन सिटी एट 10. तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक है, जिस मौजू पर हम बात करेंगे, वो है कि चाइल्डहुड ट्रॉमास जो है वो क्या होते हैं, यानी बच्चों को उनके बचपन में होने वाली चीज़ें और वो क्या क्या हो सकती हैं जो कि ट्रॉमास में तब्दील हो जाती हैं. वो उनके साथ ज़िंदगी भर वो क्या कैरी करते हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, उनका ट्रीटमेंट क्या होता है, उनका हल क्या होता है, वो अपनी ज़िंदगियों में से उसको कैसे निकालते हैं. क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है कि तुम इस चीज़ को भूल जाओ, निकाल के फेंक दो, तुम उस बारे में सोचो मत. लेकिन क्या ये उनके लिए करना बहुत आसान होता है? क्योंकि बचपन में जो ट्रॉमास या जो चीज़ें हम कहते हैं ना कि अगर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी बचपन में याद कराई तो वो ताक़-ए-हमद उस बच्चे को याद रहेगी. या जो भी सूरतें हम देखते हैं या जो भी बातें, लैंग्वेजेस हम बचपन में याद कर लेते हैं, वो हमें आखिर तक याद रहती हैं. तो इसी तरह जो कुछ ज़िंदगी में उनके साथ इनिशियल ईयर्स में हो रहा था, लाइक 4, 5, 6 साल की उम्र तक और उससे ज़्यादा भी, तो बच्चों को ज़िंदगी भर याद रहता है, उसे भूलना बहुत मुश्किल है. तो क्या ये पॉसिबल है कि इस मुश्किल को मुमकिन बनाया जा सके, या ये नामुमकिन होता है? इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे. हमारे साथ डॉक्टर फैसल मामसा साहब मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर फैसल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर. यू आर वेलकम. अब जैसे मैंने भी जिक्र भी किया कि बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं जिनका चीज़ा तो मुझे जो समझ में आते हैं, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं कि बच्चों को हम देख रहे होते हैं कि एक तो सेक्सुअल अब्यूज़ के मामलात होते हैं बच्चों के साथ, जो कि वो हयात उनको ट्रिगर करते रहते हैं. इसी तरह पेरेंट्स का सेपरेट हो जाना, इसी तरह बच्चों के साथ जो है वो किसी भी किस्म की कोई ज़्यादती हो जाना, एक माँ बाप, किसी भी माँ बाप का एक बच्चे के ऊपर दूसरे बच्चे को प्रेफर करना, पसंदीदगी का इजहार करना. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिनको हम कैटेगोरिकली रिलेट भी करेंगे, और जैसे जैसे बातें याद आती रहेंगी मैं ऐड भी करूँगी. तो सर ये कैसे होता है और इसको किस तरीके से एड्रेस करते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं ना, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. ठीक है. एक इमोशनल यानी जज्बाती, ठीक है. एक फिज़िकल यानी जो बच्चों की मार पिटाई होती है उससे रिलेटेड, और तीसरी जो है वो सेक्सुअल. ठीक है. अब सेक्सुअल अब्यूज़ ऐसा होता है कि वो लाइफ लॉन्ग उसका इम्पैक्ट होता है, और उससे एक बहुत सिवियर इलनेस जो है वो डेवलप हो सकती है, जिसको कहते हैं PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ठीक है, जो कि पूरी ज़िंदगी उनके साथ चलती है अगर प्रॉपर्ली उनको ट्रीट ना की जाए. उसके अलावा वो सेक्सुअल अब्यूज़ उनके अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी जो है वो इंटरफेयर करता है कि एक लड़के को अगर क्या हो या लड़की को क्या हो. हमारे यहाँ लड़कियों को क्या गया बहुत कॉमनली हाईलाइट किया जाता है, लड़कों को भी बहुत होता है. तो वो उनके अपने जब शादी के बाद जो उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें वो बहुत इंटरफेयर करते हैं. अच्छा, इमोशनल अब्यूज़ जो है वो मैं भी उसको डिफरेंट कैटेगरी में देखता हूँ. एक तो इमोशनल अब्यूज़ ये है कि एक बच्चा देख रहा है कि माँ बाप के बीच में आपस में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बच्चा वो देखता है, बच्चा इनसिक्योर फील करता है कि जो है वो प्रॉब्लम जो है उसके प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है, और बाप बहुत बार ये कह रहा होता है कि निकल जाओ घर से. कभी कभार माँ भी ये कहती है कि मैं छोड़ के चली जाऊँगी. तो एक बच्चे के एक मिसट्रस्ट ह्यूमन रिलेशन, इंसानों के रिलेशनशिप पे उसका मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है, जो कि उसकी अपनी ज़िंदगी में आगे जाके अगर ये इसको हील ना किया गया तो उसको इंटरफेयर करता है. देन बहुत बार हमारे यहाँ जो है वो कॉमनली ये देखा गया है कि जो है माएँ जो हैं वो बार बार अपने ससुराल को या अपने हस्बैंड के घर को छोड़कर अपने मैके चली जाती हैं बच्चों को लेके. बच्चे ये समझते हैं कि जी ये डिवोर्स हो गई या ये एक पैटर्न डेवलप हो गया, और बहुत बार ये पैटर्न भी डेवलप हो रहा होता है कि माएँ कम से कम कहती हैं कि मैं छोड़ के चली जाऊंगी. उससे बच्चों को जो एंग्जाइटी होती है और उससे बच्चों को जो मिसट्रस्ट डेवलप होता है कि ये इंसानी रिश्ते तो नापायदार ही होते हैं, और माएँ चाहे छोड़ के ना जाएं लेकिन धमकी देते रहें, इससे बच्चों को बेइंतहा एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है वो लॉन्ग टर्म में डेवलप होता है जाके. तो इस चीज़ को जो है वो
अच्छा डॉक्टर फैसल, बहुत सारी माओं को या हमने घरों में प्रैक्टिसेस देखी है कि जस्ट फॉर अ फन या बच्चों को डराने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जी वो वाले अल्लाह वाले बाबा आ जाएंगे, या ये अंधेरे वाला कमरा है यहाँ बंद कर देंगे, और जी वहाँ तो मॉन्स्टर रहता है। या माएँ ये भी कह रही होती हैं अगर तुमने बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें ही छोड़ के चली जाऊँगी, तुम लोग अकेले रहोगे, अकेले बंद हो जाओगे, इस तरह लाइक कमरों में बंद करना। तो ये चीज़ें भी क्या उतना ही हार्डकोर इम्पैक्ट रखती हैं बच्चों के जहनों पर, या ये माइल्ड होती हैं, बच्चे भूल जाते हैं? माइल्ड नहीं होती है, क्योंकि अगर बहुत बार माएँ जो है वो कमरों में बंद कर देती हैं बच्चों को, स्टोर रूम में बंद कर देती हैं, उसका जो इम्पैक्ट होता है बच्चे के ऊपर वो दैट इज़ ट्रिमेंडस और एंड लाइफ लॉन्ग। क्या बहुत बार ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी, तुम ये कर रहे हो इसलिए मैं तुम्हें जो है वो छोड़ के चली जाऊंगी। बच्चा निगलेक्टेड फील करता है, बच्चा अबैंडन्ड फील करता है, बच्चे को ये फीलिंग होती है कि मेरा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। क्या बच्चा वो सपोर्ट सिस्टम जो है वो बाहर ढूंढने की कोशिश करता है, स्कूल में ढूंढने की कोशिश करे, या घर के नौकरों से, दूसरे बड़े अगर कोई रिश्तेदार हैं उनसे। इट्स अ ट्रेमेंडस इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड्स माइंड। हम सोचते नहीं हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल हम बोल जाते हैं और फिर भी नहीं सोचते कि हमने क्या बोला और उससे बच्चे के दिमाग पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ा। अच्छा, हम एक और चीज़ बहुत देखते हैं, वो ये कि बच्चों को कंपेयर बहुत किया जाता है कि मेरे चाची के मामे के नाना का भाई के बच्चे ने जो है वो ये क्या, तुम ये नहीं कर रहे। अच्छा, एक जुनून होता है कि फर्स्ट आना है, और अगर फर्स्ट नहीं आए तो जो है वो एक तो इमोशनल अब्यूज़ भी होगा और पिटाई भी होगी। अच्छा, पिटाई का इम्पैक्ट बच्चों पे इतना होता है कि वो पैटर्न को अपनी ज़िंदगी में आगे जाके रिपीट करते हैं। वो ये समझते हैं कि ये पिटाई जो है ये नॉर्मल चीज़ है, सही, ये अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है और ये अपने स्पाउसेस के साथ भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर फैसल, ये एज ब्रैकेट क्या है जब ये ट्रॉमास डेवलप होते हैं, या किस एज में हम समझते हैं 4-5 साल तक के बच्चे को जो हम याद कराते हैं ज़िंदगी भर याद हमारी नाक़िस से नॉलेज के मुताबिक, तो ये क्या एज ब्रैकेट है? 5-6 साल है, इससे ज़्यादा है? अगर एज सच ट्रॉमा की कोई एज नहीं है, लेकिन हर बच्चे की अपनी याददाश्त जो है वो जितनी पुरानी होती है उतनी होती है। कभी किसी बच्चे को मैं पूछता हूँ तो पता चलता है कि 4 साल की उम्र में भी जो कुछ हुआ था वो उसे याद है। और सो एनीवेयर बिटवीन 4 to 12 years ऑफ एज जो है वो बहुत ही सेंसिटिव एज है, जिसमें बच्चों को बहुत प्यार और मोहब्बत, बहुत तहम्मुल से, बहुत समझा के जो है वो बड़ा करना होता है। दिस इज़ एन एज जिसमें जो है ना वो हमारे अपने फ्रस्ट्रेशंस जो हैं वो हम बच्चों पे ना निकालें। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर फैसल, एक और चीज़ ये भी, जैसे अभी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत से उनको ट्रेन भी करना होता है, सिखाना भी होता है। अब हमारी एक ये भी कि बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें डांट डपट भी रखना है, एक चेक भी रखना है, और वो रखना भी चाहिए टू सम एक्सटेंड, आप भी इससे एग्री करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि सिर्फ प्यार और मोहब्बत हो, या आप डांट डपट भी सकते हैं? माएँ या बाप जो हैं वो हाथ भी उठा सकते हैं, नहीं उठा सकते? लाइक क्या जो है वो गाइडलाइंस होंगी? देखिए, एक बैलेंस, एज यू सेड, यू यूज़ द राइट वर्ड्स, के बैलेंस होना चाहिए, कि एक मतलब बेइंतहा प्यार भी ना दें और बेइंतहा स्पॉइल भी ना करें। एट द सेम टाइम बेइंतहा पिटाई भी ना करें और बेइंतहा इस चीज़ पे भी फोकस ना करें कि बस फर्स्ट ही आना है। मार पिटाई अब जो है ना, देखें वेस्टर्न वर्ल्ड में तो वो बिल्कुल मना करते हैं कि जो है मार पिटाई नहीं, लेकिन कभी अगर प्यार से हल्का सा लगा दिया तो एज फार एज कि उसकी इंटेंशन ना हो कि जो है वो पिटाई हो। बहुत दफ़ा ये देखा गया है कि बाप जो है वो माँ को मारता है, माँ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों को मारती है, या पेरेंट्स जो है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए बच्चों को ब्लू एंड रेड जो है वो कर देते हैं पिटाई कर करके। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि पेरेंट्स में कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है और वो उस मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीट किया जाए तो वो ठीक हो जाता है, लेकिन वो मेंटल डिसऑर्डर की वजह से बच्चों की पिटाई हो रही होती है। तो देयर नीड्स टू बी अ फाइन बैलेंस। अच्छा, एक चीज़ जो मैं बहुत आजकल देखने लगा हूँ, वो भी पर्टिकुलरली जॉइंट फैमिली में, वो ये कि माएँ बच्चों को कुछ और सिखा रही होती हैं, जबकि बच्चे अपने ददियाल में जब जाते हैं दादा दादी के पास, तो वो प्यार मोहब्बत के बारे भी जो माएँ एक स्ट्रक्चर्ड ज़िंदगी प्रोवाइड कर रही होती हैं वो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमारी फैमिली वाले जो है वो ये समझें कि जो माँ है, शी नोज, उसने पढ़ा है, उसने सीखा है कि वो जो सिखा रही है तो उसको उसके अगेंस्ट बच्चों को ना सिखाएं।
क्योंकि वो फिर समझ नहीं पा रहे होते कि हमें राइट और रॉन्ग में वो डिसाइड नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इस तरह भी हो रही थी कि आपने जॉइंट फैमिली का जिक्र किया तो मुझे ये भी चीज़ दिमाग में आई डॉक्टर फैसल कि कंपटीशन की हमने थोड़ी देर पहले बात की कि तो उसका बच्चा, इसका बच्चा, इसका बच्चा, एक फैमिली में ये भी हो रहा होता है कि उसके बच्चों के पास टॉयज़ हैं, इसके पास टॉयज़ नहीं है, या फ्रेंड्स में गए हैं तो जी उनके पास बहुत अच्छे टॉयज़ हैं, उनके पास ये नहीं है तो नहीं है। तो उसमें वो भी क्या बच्चों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या बच्चे आपने टेम्परेरी उनको कंट्रोल कर दिया, दिला दे तो वो बहल जाते हैं? आई थिंक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, कंपटीशन जो है वो किस हद तक जो है ना वो कंपटीशन नहीं होना चाहिए। मैं ये कहूँगा बच्चों को हमें समझाना बहुत ज़रूरी है। आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप दिलाएं, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि जी आप iPhone 6 उठा के दिला दें। ठीक है, जो कि मैं बहुत देखता हूँ कि सैमसंग के फ़ोन उठा के दिला देते हैं, iPhone 6 उठा के दिला देते हैं, iPad उठा के। आपको ये बच्चों को समझाना ज़रूरी है कि क्या चीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर सामने वाला बच्चा कोई चीज़ एक्सपेंसिव यूज़ कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सही, उनके पेरेंट्स ने सही काम किया हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो बच्चों के साथ हम ये नहीं कर सकते कि बच्चा पैदा कर दिया खुद ही बड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट था। तो बच्चों के साथ हमें जो है ना वो हम बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जो बच्चे माँ बाप से अलग रहते हैं और माँ के पास उमूमन ज़्यादातर हमारे यहाँ सोसाइटी में कि बच्चे, छोटे बच्चे चले जाते हैं, जैसे एज ब्रैकेट की हम बात करें तो माँ के पास ही होते हैं, वो बाप से मिलने भी जा रहे होते हैं, बहुत सारे केसेस में नहीं भी जा रहे होते। तो उसमें कैसे जो है ना वो बच्चों को डील करना चाहिए कि अगर वो बाप से मिलने जा भी रहे हैं, फिर ज़ाहिर और फैमिली में भी ये हमारे यहाँ ये होता है कि अगर लड़की का बड़ा भाई है या कोई बड़ा फैमिली नाना है तो उनके अब्बू कहलवाने लग जाते हैं या डैडी कहलवाने लग जाते हैं, या किसी और कुछ अगर शादी होने का है तो उनको फिर वो जिधर आ रहे हैं तो उनको भी अम्मा अब्बा कह रहे हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टर्बिंग सा हो जाता होगा बच्चों के लिए इन केसेस में, लेकिन क्या होता है? सबसे डिस्टर्बिंग चीज़ जो है ना वो ये होती है कि बच्चा जब माँ के पास रह रहा होता है तो या तो माँ के घर वाले बाप के अगेंस्ट जो है वो बच्चे को सिखा रहे होते हैं, जबकि वो बच्चा जब बाप से मिलने जाता है तो या तो बाप या बाप के घर वाले जो है वो बच्चे को माँ के अगेंस्ट सिखा रहे बिल्कुल होते हैं। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बेइंतहा कॉमन है। तो इस चीज़ को जो है ना कंट्रोल में आना चाहिए कि अगर डिवोर्स हुई है या अगर सेपरेशन हुई है तो बच्चे को उसका टारगेट ना बनाएं, अपना दिल की भड़ास जो है ना वो बच्चे पे ना निकालें। दैट इज़ रॉन्ग कि हम बच्चे को उसके पेरेंट के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। ये मेरा कहना बहुत आसान है, लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है कि पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग भी जो है वो ये चीज़ करते हैं। तो मैं ये मैसेज बिल्कुल देना चाहूँगा कि प्लीज़ खुदा के लिए बच्चों को अपने माँ के या बाप के ख़िलाफ़ जो है ना वो चढ़ाएं नहीं। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। अभी जो दो अम्मी अब्बू डैडी मम्मा मम्मी अम्मी इन सबको कैसे मैनेज करना है, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि बच्चे को बच्चा कैसे हैंडल करता होगा। अगर नाना है तो उसको नाना कहना चाहिए, अगर मामू है तो उसको मामू कहना चाहिए, उसको डैडी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि और बच्चे को कंफ्यूजिंग हो जाता बच्चों के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो अगर फॉर सम रीज़न मदर नहीं है या फादर नहीं है तो शुरू से समझाया जाए कि बेटा वी आर लाइक योर मदर बट हम आपके अम्मी नहीं हैं। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप हमें नाना बोल दो, आप हमें जो भी बोल दो, लेकिन ये छोटी अम्मी, बड़ी अम्मी, खाला अम्मी, ये चीज़ें जो है ना इससे बच्चा जो है वो बहुत डिस्टर्ब होते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ सही। हम ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद भी डिस्कशन होंगी, और अगर आपके बच्चों को या आपके भी कोई सवाल हैं जो कि आप शामिल करना चाहते हैं और डॉक्टर फैसल से पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे चाइल्ड ट्रॉमास के ऊपर, और अगर आप भी कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर फैसल हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सवालों के जवाब भी देंगे। डॉक्टर फैसल, जिस तरह से हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे चाइल्ड ट्रॉमास हैं, आप बहुत क्लोजली मुख्तलिफ केसेस को देखते होंगे, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का रुझान आपको नज़र आ रहा है बच्चों के अंदर जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है और जिसको आप जो है वो रूटीन में डील कर रहे हैं? देखिए, अगर मैं बच्चों का हूँ तो मैं बच्चों में जो है टीनेजर्स को भी जो है वो इंक्लूड करूँगा। सही। और जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि कोविड के टाइम पे हमारे पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बहुत आगे गई, ठीक है, इंटरनेशनली भी बहुत आगे गई, लेकिन उसका नुकसान एक ये हुआ कि
बाप अपना सेल फोन जो है वो बैठ के यूज़ कर रहा है, माँ अपनी सेल फोन यूज़ कर रही है, बच्चे को जो है वो ये चीज़ पकड़ा दी गई है, ठीक है, दैट इज़ नॉट राइट। अच्छा, अब बात ये है कि बच्चा इज़ अ फुल टाइम जॉब, माएँ जो हैं वो अपनी पूरा टाइम निकाल देती हैं। जिस तरह भी बच्चे को बड़ा करना है, उसको जिस तरह सिखाया गया है कि खाना खिलाना है, कपड़े बदलवाने हैं, सब कुछ करना है। फादर्स, आई थिंक जो नए जनरेशन के फादर्स हैं वो दे आर जॉइनिंग इन, वो हेल्प आउट कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि और वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। मर्दों को मेरा ख्याल है बच्चों की तरबियत में शामिल होना, बच्चे की ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बच्चे अपने स्कूल का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ माँ का काम नहीं है, ये बाप का काम भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब ये माँ और बाप को बैलेंस कैसे जो है ना वो करें, या किस तरह से जो है ना बच्चों की तरबियत के अंदर आप समझते हैं कि एज आइडियल पेरेंट करना चाहिए कंट्रीब्यूट? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा किया। ये आपके जैसे प्रोग्राम्स जो है ना, इन्होंने बहुत हमारी सोसाइटी में फ़ायदा किया है। आपके जैसे जो टेलीविज़न प्रोग्राम्स हैं, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया है हमारी सोसाइटी को कि जो है वो बाप का रोल क्या होना चाहिए, माँ का क्या रोल होना चाहिए, एंड उसमें जो है एंड आई थिंक कि स्कूल से, या अगर नहीं समझ में आ रहा है तो किसी काउंसलर के पास ले जाएं। काउंसलर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हमारे यहाँ अब बहुत आ गए हैं, तो उनके पास ले जाएं अगर आपको ख़ुद को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ये भी ऐड कर लें, साथ साथ जो आप बात कर रहे हैं कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन इसमें हमारे कि अगर आप साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के पास जाने की बात करेंगे तो पागल है क्या मेरा बच्चा, या मैं पागल हूँ, या ये जो कपल काउंसलिंग क्या होती है जी, पेरेंट काउंसलिंग क्या होती है, तो हम अभी तक उससे अवेयर ही नहीं है। बिल्कुल अवेयर नहीं है जी। बच्चों के प्रॉब्लम्स के साथ तो चले आते हैं, क्योंकि स्कूल ने कंप्लेंट की, स्कूल में बच्चा जो है सही नहीं कर रहा है, या घर में बच्चा कुछ कर रहा है तो ले आए। लेकिन कभी कभार जब मैं कहता हूँ कि आप लोगों को काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, तो उस पर तो जो है वो बिल्कुल राज़ी नहीं होते कि जो है हम पागल बनाने के चोचले हैं, ये कहते हैं। और बेहतर कि साइकाइट्री तो बेकार की चीज़ है, अमीरों की बीमारी है। जो है ये कॉन्सेप्ट है, या तो ये कि आपको कुछ काम काज नहीं है कि आप साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। कल मेरे पास एक मदर आई अपने बच्चे के लिए, एंड आई टोल्ड द मदर कि आपको और आपके हस्बैंड को जाना चाहिए, तो कि मेरा हस्बैंड बिलीव ही नहीं करता इस चीज़ में। तो मेरा ख्याल है कि पढ़ना, हम जब ये चीज़ इसमें से चीज़ें देखते हैं तो हम यूट्यूब पे या गूगल पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं अबाउट साइकाइट्री या साइकोलॉजी या काउंसलिंग कि जी क्या हो रहा है इंटरनेशनली। नहीं, ये तो सब हम तब करेंगे ना जब वो निकलेंगे 30 सेकंड की वीडियो से बाहर, तब हम कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में देखना। अब तो पढ़ने का भी स्टैमिना खत्म हो जा रहा है कि अगर आप एक आर्टिकल को नज़र डालें, थोड़ी देर बाद बोर होकर छोड़ देंगे, अब नेक्स्ट क्या है, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी सब कुछ देखना है और सीखना है। तो ऐसा नहीं है, और साइकेट्री इज़ वेरी पेशेंस वाला काम, और महंगा भी है। इशू ये भी है कि चार्जेस बहुत ज़्यादा है, लोग उसको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, तो जाना भी नहीं चाहते। इस पर भी बात करेगा, लेकिन एक कॉलर उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं? ठीक है आया, आप बताइए कैसे हैं? आपने बड़े अरसे के बाद कॉल किए। बस मैं तो जब मौका मिलता है कॉल करता हूँ, रेगुलर करता हूँ। और मैं फैसल मानसा साहब को बहुत सलाम करना चाहूंगा। रमशा, मैं उनको जब से सुन रहा हूँ, जब ये मॉर्निंग शो के स्टार्ट हुए थे और एक टीवी पे आमना जाफरी प्रोग्राम करती थी, तो उसमें आते थे, और मुझे इत्तेफाक हुआ कि एक प्रोग्राम में ये थे और मैं भी उसमें बैठा था, तो मेरी उनसे मुलाकात भी वहाँ हुई। तो फैसल मान साहब की बात बड़ी अलग मुझे लगती है। एक तो इनका अंदाज बड़ा धीमा समझाने वाला, दूसरी बात है कि वेस्ट और ईस्ट दोनों को ये कवर कर चुके हैं, तो इनको अंदाजा है कि साइकी क्या होती है लोगों की, तो हम हमेशा इनसे सीखते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि आपके मौजूद के हिसाब से कि बात ये है कि आजकल हम बच्चों को ब्लेम जरूर करते हैं, लेकिन हम जिम्मेदार कितने हैं हमें ये भी सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चों को क्वालिटी टाइम नहीं देते। हम बच्चों को हवाले कर देते हैं गैजेट्स के। मैं अपने घर में भी देखता हूँ कि मेरे बच्चे तो खैर बड़े हो गए, लेकिन जाहिर माँ खुद भी अपना ज्यादातर टाइम अगर उससे लगाएगी मोबाइल पे और चीजों पे, तो उसकी तरबियत कहाँ रह जाएगी। लेकिन जो मैं ये समझना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब से भी ये समझना चाहता हूँ, देखिए एक डिफरेंस तो आ गया है। वी आर लिविंग इन 2024 और ये AI का जमाना आ चुका है, बहुत एडवांस तरह की चीजें आ चुकी है। तो जाहिर बच्चे हम जब बच्चे और हमारे में जो गैप आ चुका है वो हम लोग किस तरह फिलअप करेंगे? जब तक हम उसके शूज पे स्टैंड नहीं करेंगे तो हम कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या सोच रहा है, उनकी साइकी क्या है। ये गैप कैसे कम करना है, और ये इतना बढ़ता जा रहा है, और ये फोन्स की वजह से भी है।
जी थैंक यू यार फॉर कॉलिंग। आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गैप को किस तरह, आई थिंक ये गैप को जो है ना ये ओवरकम करना जो है वो बाप को फिर माँ को, क्योंकि माँ तो फिर भी बच्चे के साथ लगी रहती है, माँ को इन्फॉर्मेशन कॉन्स्टेंटली जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रिसोर्स से आ रही होती है। इट इज़ द फादर्स हु आर अवे। मेरे पास बच्चों को लेकर आते हैं और कहते हैं इनको समझाएं कि हम जो कह रहे हैं हमें जो है वो फॉलो करें। मैं समझाने को नहीं हूँ जी यहाँ, मैं बच्चे के लिए जो बेहतर है मैं वो कहूँगा। जो ज़िद कर रहे होते हैं कि नहीं जी हम जो कह रहे हैं आप बच्चे को कहें, अब वो ज़माना चेंज हो गया, ठीक है, वी हैव मूव्ड ऑन, ठीक है। आप अपने ज़माने में जो काम करते थे वो उस ज़माने के हिसाब से बहुत अच्छा था, आप बिल्कुल सही करते थे, लेकिन आपको भी ज़माने के साथ जो है वो आगे जाना है, आपको भी टेक्नोलॉजी के साथ आगे जाना है, वरना आपके और आपके बच्चे में बहुत बड़ा गैप जो है वो, और वो गैप क्रिएट होता जा रहा है क्योंकि हम इतना एफर्ट नहीं डाल रहे नई चीज़ें सीखने के लिए, नए मेथडोलॉजी सीखने के लिए। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज का बच्चा लेकिन हम समझ जाएगा, लेकिन आज जो ऑडियंस हमारी सुन रही है उनमें से कितनों को ये पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम जो है वो कितना काम ले सकते हैं। सो आई थिंक विद टेक्नोलॉजी फादर मदर पूरे एनवायरनमेंट को बच्चे के साथ आगे जाना बहुत ज़रूरी है, और ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारा टाइम बहुत अच्छा था लेकिन वो टाइम था, वो चीज़ आज हम अप्लाई नहीं कर सकते। आज का ज़माना चेंज हो गया है, तो हमें आज सीखना है कि आज जो चीज़ हो रही है हम उसको किस तरह सीखें। अच्छा, ये जो ट्रॉमाज हैं डॉक्टर फासिल, इनको ख़त्म करने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, लाइक प्रोफेशनल हेल्प, जैसे साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट हम बात करते हैं, कंसल्टेंसीज की भी, और या फिर ये जो है ये ख़ुद भी माँ बाप कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है इन ट्रॉमास को क्योर करने में, क्या ये ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म भी हो जाते हैं या रहते हैं? एग्जैक्ट इस चीज़ का मैं इसका आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि ट्रॉमा जो है वो फिज़िकल, इमोशनल, सेक्सुअल डिपेंड करता है कि क्या है और वो उसकी शिद्दत कितनी रही है, ठीक है, वो ट्रॉमा किसने दिया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट्स को ये रियलाइज़ कर लेना कि बच्चे को ट्रॉमा से अफेक्ट हुआ है। बच्चे जो है ना वो बोल नहीं पाते कि अफेक्ट हुए हैं, खाना छोड़ देते हैं, अटेंशन देना छोड़ देते हैं, उनकी स्कूल में फोकस जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो अपने कपड़ों का, अपने हाइजीन का, अपने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का ख्याल जो है वो नहीं रखते। ये वो सारी इंडिकेशंस हैं जिससे हमें पता चलता है कि नहीं बच्चे को कोई चीज़ अफेक्ट की है, बच्चा किसी चीज़ से गुजर रहा है। बहुत बार जिस तरह बड़े डिप्रेस्ड होते हैं, जिस तरह बड़ों को एंग्जाइटी होती है, बच्चों को उस तरह नहीं होती, बट बच्चे जो है ना वो कम्युनिकेशन छोड़ देंगे, उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस जो है वो डिप करने लगेगी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे पेरेंट्स को अंदाज़ा लगाना है कि नहीं जी प्रॉब्लम हो रही है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि किसी प्रोफेशनल के पास ले जाएं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं ले जाएं, क्योंकि चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास बहुत ले जाते हैं। अब हमारे पास चाइल्ड काउंसलर्स बहुत हो गए हैं, अब हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट बहुत हो गए हैं, चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट बहुत हो गए हैं। कोई हर्ज नहीं है कि एक बार ले जाके एक मशवरा लें कि क्या हो रहा है। सही। और अगर खुद से कर सकते हैं बिल्कुल करें, वरना फिर ये कि काउंसलिंग या अगर मर्ज़ बहुत बढ़ गया है तो दवा की ज़रूरत पड़ती है। पर यूजुअली मैं ये कहता हूँ कि अगर 8 साल से उम्र के कम के बच्चे हैं तो कोशिश करें कि प्यार मोहब्बत से काउंसलिंग से वो चीज़ हल हो सके। अच्छा, बच्चे काबू में भी नहीं आते ना वो माँ बाप के। अब बच्चे टीचर को सुन लेंगे, माँ के ऊपर टीचर की बात को प्रायोरिटी देते हैं, और हमेशा ये रहा है कि अगर आप वो गलत भी अगर टीचर ने कहते तो वो जी मनोवन तस्लीम करते हैं, बच्चे उनके लिए रोल मॉडल होती है। इसी तरह बाहर से कोई उनको समझाता है तो उनको ज़्यादा चीज़ें आसान लगने लगती हैं, अपने माँ बाप एग्री करता हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि अटेंशन बचपन से नहीं दे पाते, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, एक जगह बैठ नहीं पाते। तो बच्चों में एक मर्ज़ है जो कि बहुत ही कॉमन है, अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15% इंटरनेशनली रेट है, वो पहला मर्ज़ है जो बच्चों में कॉमन है, और उसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। उसको रूल आउट कराना जो है ना वो इम्पॉर्टेंट होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर बच्चे को कराएं, क्योंकि कुछ बच्चे बचपन से हाइपर होते हैं, कुछ बच्चे बचपन से थोड़े से सेटल्ड होते हैं। अच्छा, इसको कैसे कराना है इस पर भी हमें ज़रा सा बताइएगा और टिप दीजिएगा कि कैसे कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। जाने से पहले हम डॉक्टर साहब बात कर रहे थे कि हाइपर एक्टिव किड्स को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं या उनको क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है, बताइए।
देखें, अगर स्कूल हम कहते हैं 2 जगह से कंप्लेन आना ज़रूरी है, यूजुअली स्कूल से, टीचर्स से और पेरेंट्स से, कि बच्चा जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा है, बच्चा एक जगह बैठ नहीं पा रहा है, या फोकस नहीं कर पा रहा है, या टेंशन या बहुत इम्पल्सिव है, तो साइकाइट्रिस्ट को दिखा के डायग्नोसिस करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा अब ये कहूँगा कि साइकोलॉजिस्ट को जाके करें, क्योंकि हमारे ये एक ट्रेंड हो गया है कि हमारे साइकाइट्रिस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देते, साइकोलॉजिस्ट टाइम देते हैं। तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास जाके इवैल्यूएट करवाएं कि क्या उनको अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर तो नहीं है, उनको कोई और ऐसी साइकाइट्रिक कंडीशन तो नहीं है जिसकी वजह से वो एक जगह बैठ नहीं सकते या फोकस नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा कि हर साइकाइट्रिस्ट टाइम नहीं देता, ज़्यादातर साइकाइट्रिस्ट टाइम नहीं देते, लेकिन बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट ऐसे भी हैं जो कि टाइम देते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। अमूमन ये इलनेस जो है ये 8 साल की उम्र से लेके 12 साल की उम्र तक जो है वो सामने आ जाता है कि क्या है। तकरीबन उनमें से 50% लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े होते तक ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, 50% ऐसे होते हैं कि ये पूरी ज़िंदगी जो है वो चलती है। तो इसको अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट इज़ द की टू इट। घर में भी कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे करें? सीखना पड़ेगा टेक्निक्स के। अगर बच्चे रियली यंग हों, बच्चे 8 साल से छोटे हों, मैं बोलूँगा कि काउंसलिंग जो है वो करवाएं। काउंसलिंग से अफेक्ट होता है, काउंसलिंग से फ़ायदा नहीं हो रहा हो तो फिर दवाएं देते हैं। किताबों के हिसाब से तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो मेडिसिन देना ही है। अच्छा, सही। क्योंकि अब ये टॉपिक तो ऐसा है कि इसमें सवाल होते रहेंगे और आप जवाब देते रहेंगे, लेकिन टू कंक्लूड दिस कि जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उनमें उनसे बच्चों को कैसे बचा सकते हैं, पेरेंट्स को क्या करना होगा, और दौरे हाजिर में जब इतनी सारी चीज़ों की एक्सेस है बच्चों के पास, हर इंफॉर्मेशन आ रही है और बहुत एक्सपोजर है, तो जो है वो किन चीज़ों को अप्लाई करने की ज़रूरत है? देखिए, आई थिंक पेरेंट्स को शऊर हासिल करने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, विजडम। सिर्फ डिग्री हासिल करने से फ़ायदा नहीं होता, शऊर हासिल करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है वो अफेक्ट होंगे। बैठ के सोचें, ठीक है, बैठ के आपस में डिस्कस करें। सेकेंड ये कि अगर बच्चा अफेक्ट हो रहा है और हमारे पास वो कैपेबिलिटी, हमने वो क्वालिटी, हमने वो डिग्री नहीं ली है जिससे हम कंट्रोल करें, तो साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं या साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं, ठीक है। एंड अपनी नॉलेज बेस को ऊपर करें, ताकि समझ सकें कि आजकल के ज़माने में बच्चे जो है वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और उसको कैसे जो है वो हैंडल किया जाए। वक्त का रोल कितना इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ? वक्त गुजारना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्टीमेट चीज़ है कि वक्त जो है वो गुजारा जाए। वक्त जो है वो दोनों को, माँ को भी, बाप को भी। हम ये नहीं कह सकते कि बाप जो है अगर वो पैसे कमाने जा रहे हैं तो वो वापस आके जो है वो घर बैठ जाए, नहीं, दोनों पेरेंट्स को वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर फैसल फॉर कमिंग इन द शो। और यकीनन बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पे बारहा बात होने की ज़रूरत है और हम इनको इतना सीरियस नहीं ले रहे होते, लेकिन देखें कि हम कहते हैं ना कि एक जो माँ है और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार होता है एक नेशन की डेवलपमेंट में। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि माँ एक बच्चे को परवान चढ़ाती है, उस बच्चे ने बड़े होकर सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना होता है बाय एवरी मींस, इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, हर तरह से वो बच्चा जब कौम का हिस्सा बनता है या मुल्क का पार्ट बनता है तो वो फिर उसी चीज़ों को लेकर कैरी फॉरवर्ड कर रहा होता है जो उसने घर से सीखी होती हैं, जो उसने माँ बाप से सीखी होती हैं। या अब वो अच्छा आप उसको देंगे या बुरा देंगे, ये आपने डिसाइड करना है। और ये जो डॉक्टर फैसल साहब ने बात की कि हम पढ़ भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, लेकिन क्या वाकई हम अपनी जो इंटेलिजेंस है उसको यूज़ कर रहे हैं? क्या हम अपने आप को मुसलसल अपग्रेड कर रहे हैं कि आजकल के बच्चे क्या डिमांड करते हैं, उनके साथ किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करने की ज़रूरत है? ये एक बहुत अहम सवाल है जो आजकल के तमाम माँ बाप को, अपने बच्चों को अगर आप बेहतर देखना चाहते हैं, हेल्दी देखना चाहते हैं, मेंटली भी, आप माएँ जी खिला रही होती हैं सुबह से लेकर जो अंडे पराठे और शाम तक जो है वो खाने खिला रही होती हैं, तो फिज़िकली तो आप शायद बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन क्या आप उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं या नहीं? ये एक बहुत बुनियादी और एक अहम सवाल है जिसने आगे जाकर ता हयात ता ज़िंदगी उनका इम्पैक्ट उनकी ज़िंदगियों पर रहना है। तो डू फोकस ऑन दैट
टेक ब्रेक फ्रॉम द फोन्स और अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने बच्चों को वक्त दें। ये वो वक्त है जो वापस नहीं आएगा। ये वो एज है जब उनकी कुलकारियाँ मारने का वक्त ख़त्म हो जाता है, तो हमें याद आता है कि यार कितना अच्छा टाइम था, वो भी हम अपने फ़ोन्स में देख रहे होते हैं। तो ऐसा हो रहा होता है, तो आप इसको एंजॉय करें, उनके साथ एक अच्छा और हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करें। डॉक्टर फैसल, आपने वक्त दिया, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया। You're welcome जी। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। रमशा कमल और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।